तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा रिकैप कर देना। और दूसरे जो आज का सेशन है वो है, मैं अपना डेस्कटॉप आपको शेयर कर देता हूँ अभी, कर देंगे बाद में। तो आज का सेशन है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान या बाद में सपोर्ट प्लेटफॉर्म क्या क्या है, मतलब कि आपको हेल्प कहाँ कहाँ से मिलेगी। तो आप कहीं पे, बाकी तो हम लोग हैं ही हैं, आपके जो साथी जो ज़्यादा सीखेंगे उनसे आप लोग और मदद ले सकते हैं। जो टेक्निकली ज़्यादा थोड़े एडवांस लोग हैं वो बता देंगे। मगर कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो फ्री भी हैं और आपको अच्छा सिखाते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो एक तरीके से रिकैप हो जाएगा पिछले दिनों का। कोई क्वेश्चन बाकी हो आपके दिमाग में, बेसिक्स ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बेसिक्स ऑफ जीआईएस में तीन पार्ट हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स तो एक तरीके से बड़ी टेक्नोलॉजी बात हुई, जियो स्पेशियल या जियो टेक्नोलॉजी उसमें सब कुछ शामिल रहता है, जैसे कि जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, लिडार, जो कुछ भी है, रडार वडार सब शामिल है। मगर जो बेसिकली हम कंसंट्रेट रहते हैं जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीपीएस के ऊपर। ओवरऑल इस टेक्नोलॉजी को बोलेंगे जियो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी या जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। स्पेशियल यहाँ पर एस पी ई सी आई ए एल नहीं है, एस पी ए टी आई एल है, तो वो स्पेशियल रहता है। उसका मतलब होता है त्रिविम में, स्पेस में। तो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, उसकी स्पेलिंग टी आई ए एल रहती है। तो ये उसके पार्ट है। तो इसमें आपका कोई पिछले दिनों की पढ़ाई के आधार पर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। प्लीज स्टार्ट अगेन। क्या स्टार्ट करना मैडम? अभी तो कुछ हमने स्टार्ट नहीं किया है, केवल बात कर रहे हैं। तो आपने जैसा कहा था, नीलोफर मैडम ने बोला था कि थोड़ा सा रिकैप कर देना। तो हम आज के लेक्चर में उनके सजेशन के अनुसार हम ये रख रहे हैं कि पिछले दिनों का अगर कोई क्वेश्चन हो, हाँ कोई बात नहीं, मैंने अभी डेस्कटॉप विजुअल नहीं कर रखा है। मैं अभी इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट और विजुअल कराना चाहूँगा। इस डॉक्यूमेंट को भी आप डाउनलोड कर लें। जो आज का जो कोर है, उसमें जनरल लर्निंग रिसोर्सेज हैं, इसको भी आप डाउनलोड कर लें। तो बेसिकली तो मेन सेशन तो जो भी जितना भी होगा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, वो इसके आसपास घूमेगा। उससे पहले थोड़ा सा, या बीच में भी या बाद में भी आपको कोई क्वेश्चन है, काय से रिलेटेड है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ भी, कैसा भी, आप कभी भी क्वेश्चन पूछते समय ये ना सोचें कि और लोग क्या सोचेंगे कि मेरे को नॉलेज इतनी भी नहीं है, या कहीं मैं कोई बहुत एब्सर्ड या छोटा क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा हूँ, कहीं मेरा अजीब वो तो नहीं होगा। आपका ट्रेनिंग इंट्रोडक्टरी लेवल की है, तो आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। और ट्रेनिंग में तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो आपके जैसा ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि जैसे एक व्यक्ति रात को पेड़ पे चढ़ के और उसने देख लिया कि आसपास के एरिया में क्या क्या है, और वो पेड़ से नीचे उतर के फिर ज्ञान देने लग गया, अरे हमारे आसपास देखो ये हो रहा है वो हो रहा है। अब वही पेड़ पे आप चढ़ के देख लेंगे तो आप इसकी जगह पे बैठ जाएंगे। तो कहने का मतलब कि ट्रेनर जो होता है उसको, उसमें केवल पहले आपका अंतर होता है। पहले आप, तो पहले हमने कर लिया, आपको बता दिया, आप कर लेंगे, आप दूसरों को बता देंगे। तो आप अगर कोई भी अगर छोटा क्वेश्चन पूछेंगे तो मतलब आपको लगेगा छोटा है, मगर आपके हर प्रश्न की वैल्यू है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो जैसे
उन्होंने पूछा कि QGIS फॉरेस्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये मिस हो रहा था। हमारे ज़्यादातर जो सेशंस हैं वो अराउंड रहते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी के अराउंड। और हमारे यहाँ पे NRSC एक संस्था है, देश की जो शीर्ष संस्था है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, वहाँ से हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को बुला लेते हैं। तो जो जैसे फॉरेस्ट एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, वो है तो रूरल डेवलपमेंट के बृहद एस्पेक्ट में है, मगर बहुत ज़्यादा मतलब स्कीम से एक डिफरेंट स्कीम हो जाता है। तो कई बार हम कृषि के लिए और फॉरेस्ट के लिए बाहर से बुलाते हैं। तो अगर हमारे पास में कोई प्रेजेंटेशन इसका अच्छा मौजूद हुआ तो हम आपका एक सेशन या आधा सेशन इसके ऊपर करेंगे। दूसरा, एक टाइम टेबल में लास्ट के दिन आपको ध्यान होगा तो मैंने उसमें सर से रिक्वेस्ट किया है कि वो जैन सर और रेड्डी सर आपको इसके बारे में बताएं कि इसका फॉरेस्ट में किस तरीके से यूज हो रहा है और किस तरीके से हो सकता है। जो वर्बली मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि एक तो इसका आपके FRI करके एक इंस्टीट्यूट है, देश का आपका फॉरेस्ट का शीर्ष संस्थान है, केंद्र सरकार के अधीन है, देहरादून में। वो है आपका फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ है, FRI। वो हर 2 साल में, अगर कोई मेरे को करेक्ट करना चाहे कि अगर कि आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ शायद उससे कुछ अलग है, तो आप मेरे को बता भी सकते हैं। हर 2 साल में वो आपका फॉरेस्ट का पूरे कंट्री वाइड एक सर्वे करते हैं कि किस एरिया में फॉरेस्ट कितना ग्रो हो गया, कितना घट गया, कितना बढ़ गया। एक तो वो करते हैं। दूसरा क्या होता है कि बहुत से सैटेलाइट दुनिया में ऐसे हैं जिनके डाटा फ्री है, और वो उनका जो पिक्सल, एक एक पिक्सल जो होता है, जैसे रास्टर में आपको पिक्सल होता है बेसिकली, तो वो पिक्सल जो है आपका एक एक पिक्सल 1-1 किलोमीटर का, आधे आधे किलोमीटर का होता है। मतलब जब वो सेटेलाइट आपके ऊपर से निकलता है तो 1 किलोमीटर में उसे जो भी दिख रहा है उसको वो एक ही वैल्यू देगा, कलर एक ही देगा। आधे किलोमीटर भाई, आधे किलोमीटर में जो दिख रहा है, तो वो वैसे तो कुछ अंदर झांकने के लिए तो वो अच्छे नहीं होते, मगर उनसे फायदा क्या होता है कि उनका जो एक एक पिक्चर की जो विड्थ होती है वो होती है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर बाई 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। तो वो इतना बड़ा पिक्चर लेते हैं पृथ्वी का कि वो एक दिन में, 2 दिन में पूरी पृथ्वी को नाप के दोबारा पिक्चर लेने लग जाते हैं। तो उनसे फायदा ये होता है कि पृथ्वी पर कुछ जल्दी जल्दी अगर कुछ घटित होता है तो वो उसके बारे में बता देते हैं। तो मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई बहुत बड़ी, या आग लग गई, या कोई और भूकंप या आपदा आ गई, तो उसके थोड़े से जल्दी जल्दी पिक्चर उसमें मिल जाते हैं। तो वो लोग आपस में उस पिक्चर को शेयर भी करते हैं, और फ्री में, जिस कंट्री में कहीं पे आग वगैरह लगी थे, तो उस डाटा को यूज करके एक सिस्टम है इंडिया में, इंफ्रास है शायद उसका है, इंडियन फॉरेस्ट फायर रैपिड फॉरेस्ट फायर असेसमेंट सिस्टम। तो अगर कहीं पर भी आग लग जाती है, और वैसे वो दिखाई नहीं पड़ती, जंगल में आग होती है, तो आग का एक गुणधर्म होता है कि वो आग जो है 12 से 14 माइक्रोमीटर पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो हर चीज़ हमारे चारों ओर जो पृथ्वी पे है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, जैसे हमारा शरीर है, वो हमारा शरीर भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ज़्यादा एनर्जी निकाल रहा होता है। इवन जब हम अंधेरे में भी होते हैं तब भी हमारे शरीर की जो गर्मी होती है 30 डिग्री जो सेंटीग्रेड, ओके, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उस पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में हमारा शरीर ज़्यादा एनर्जी निकालता है, तो उसे थर्मल रेंज बोलते हैं। तो उससे हमारे कैमरे पकड़ते हैं रात में लोगों को घूमते हुए, जो मिलिट्री के पास कैमरे होते हैं ना। तो ऐसे जो आग होती है वो 12 से 14 माइक्रोमीटर के बीच में ज़्यादा एनर्जी छोड़ती है। तो अगर उसमें एक कैमरा ऐसा होता है उन सेटेलाइट में कि वो 12 से 14 माइक्रोमीटर की इमेज को ज़्यादा पकड़ता है,
अच्छे से पकड़ लेता है। तो जहाँ जहाँ पे कहीं आग लगती है तो वो उसको आग को बता देता है। तो वो एक 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 दो दो दिन में चक्कर लगाते हैं, तो आग का डाटा बहुत जल्दी बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जल्दी से कंट्रोल में नहीं आया तो जैसे अमेज़न के जंगल हैं या उनके जो अर्जेंटीना के जंगल हैं, भारत में तो खैर जंगल अब इतने है ही नहीं। किसी समय पर अ, भारत के 83% भूभाग पर ऐसा बताते हैं, सही है गलत है आई डोंट नो, मगर एक समय भारत में ऐसा भी था कि 80% के आसपास भूमि पे जंगल बताते थे। मे भी वेद काल में होगा या आज़ादी से पहले भी अच्छा होगा, मगर अभी तो जंगल मेरे ख्याल से 15-20% भूमि पर होंगे, आई मे बी रॉन्ग। तो पर जिन देशों में बहुत ज़्यादा जंगल है भूभाग में, वो उनमें बहुत रिस्की है, और इंडिया में भी रिस्की है, क्योंकि हमारी पेट्रोलिंग इतनी अच्छी होती नहीं है, तो उन सेटेलाइट से हम काम में लेते हैं। एक क्या होता है कि प्लांट के जो गर्थ होती है, उनके सैंपल गर्थ डाटा को लेकर के, और जो एक जंगल के एक पर्टिकुलर टाइप के ऊपर वो एक सैम्पलिंग कर करके वुड का अंदाज लगाते हैं कि यहाँ पे कितनी जंगल इसमें लकड़ी हो सकती है। रिमोट सेंसिंग इमेज को यूज करके जंगल की हेल्थ, जंगल की क्वालिटी, जंगल से मिलने वाले उत्पादों का लगभग अनुमान, डेसिडुअस फॉरेस्ट, पेरेनियल फॉरेस्ट, उसका अनुमान वो लगाते हैं। तो एक उनका हुआ जंगल का टाइप। और जो सबसे बड़ा फायदा जंगल में इसका है वो ये है कि जंगल की जो बाउंड्रीज है वो बहुत डिस्प्यूटेड है, और टेक्नोलॉजी के प्रॉपर इस्तेमाल ना हो पाने के कारण केवल हैंडहेल्ड जीपीएस से इतना काम बनता नहीं है। तो प्रिसाइजली डिमार्केटेड अगर वो बाउंड्रीज हो जाएं, जो गांव के और जंगल के बीच में जो सीमाओं का जो विवाद चलता रहता है, और शहर के और जंगल के बीच में जो सीमाओं का अतिक्रमण होता रहता है, उसमें अगर एक नियम कानून आकर के एक अच्छे से अगर उसका डीजीपीएस टेक्नोलॉजी का, जैसा हमारे एक साथी ने जीपीएस बताया था, उसका यूज करके अगर आप वो जंगल के जो त्रिपुटा पत्थर जो होते हैं, पत्थर से जो आपकी बाउंड्री नापी जाती है, उनको अगर प्रॉपरली मार्क कर दें, ऐसा एक दो एक्सपेरिमेंट शायद जयपुर में हुए भी हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को सहायता लेकर के। आपका जो जयपुर में जो हेडक्वार्टर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जीआईएस का, उन्होंने शायद 4-5 साल पहले हाँ वो कराया है। तो अब उसमें यही है कि उसका वैलिडेशन और प्रॉपर उसका क्या कहना चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए। कर दिया किसी ने, आपका हो गया, एक बात है, मगर उसको थर्ड पार्टी उसका एक प्रॉपर वो होना चाहिए वैलिडेशन कि हाँ ये ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ करेक्शन आ जाना चाहिए, तो डिपार्टमेंट संतुष्ट है तो फिर ठीक है। एक ये फॉरेस्ट के लिए एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, जिसमें जंगल का टाइप, जंगल में लकड़ी का अनुमान, और जंगल की सीमाओं का सीमांकन, आग लगने का अनुमान, और असेट कैप्चर। असेट कैप्चर मतलब आपके जो कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर है, प्रॉपर उसका एनालिसिस, जंगल के जानवरों के हैबिटेशन का अनुमान। जैसे मान लीजिए कि वाटर होल के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ये जानवर रहता है, इस तरह की मिट्टी या पेड़ जहाँ पर होंगे वहाँ पर ये जानवर रहता है, इस तरह की कंडीशंस जहाँ पर होंगी वहाँ पे जानवर रहता है। तो उन कंडीशंस के मैप बना बना के जो ज्योग्राफी में, अगर उनको सुपर इम्पोज करके, कट करके, इंटरसेक्ट करके, बफर बना के, फ्यूजन करके, आप उन एरियाज पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे उस पर्टिकुलर उस रेंगने वाले या चलने वाले या जो भी जलचर उभयचर जैसा भी जानवर है, उसके पर्टिकुलर हैबिटेशन का अनुमान लगा सकते हैं, और उन एरियाज में जो उसके हैबिटेशन के अकॉर्डिंग हो, उन एरियाज में ज़्यादा उनको वो कर सकते हैं, एक फलने फूलने का मौका दे सकते हैं, वहाँ से आबादी को निकाल सकते हैं। आबादी का आप एक प्रॉपर डिमार्केशन कर सकते हैं, उनको मुआवजे वगैरह प्रॉपरली मिल सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की सहायता से।
जोन्स बना सकते हैं, बफर जोन्स बना सकते हैं, कोर जोन, बफर जोन। तो एग्जैक्टली वैसे तो गांव की सीमा और उससे तो इतना पता लगता नहीं है, मगर अगर आप अच्छे से मैप को लेकर के जीआईएस फॉर्मेट में अगर मोबाइल में ले लें तो आप ये बता भी सकते हैं कि अभी हम जोन से बाहर हैं कि जोन के अंदर हैं, उस तरीके से। एक कैमरा ट्रैपिंग में आपके कैमरे कहाँ कहाँ पर हैं, तो वो सब लगा करके फिर उनके पिक्चर से आप अंदाज़ा लगा करके उसको एक प्रॉपर उसके जो इंसिडेंट्स हैं उनको नाप सकते हैं। जैसे कि शेर यहाँ पे इस कैमरे से सामने से 15 बार निकला, तो उसका फ्रीक्वेंसी हो गई 15, वहाँ पे 12 बार निकला। तो ऐसे उनके एक इंटेंसिटी मैप आप बना सकते हैं। एक जो जानवर है उसके गले में मान लो आपने अगर पट्टा वगैरह बांध दिया, हालांकि पता नहीं वो कितना वो उसके अनुकूल होता है, उसके ह्यूमन, वो क्या बोलते हैं उसको, जान वाइल्ड लाइफ पे जो क्रूरता होती है उसके अकॉर्डिंग वो आता है या नहीं आता है। मगर यदि उसके अधीन रहते हुए अगर ये अनुमत है तो आप जानवरों को नेविगेट कर सकते हैं, उनके वो लाइव जीपीएस उसका लगा करके आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं कि अभी जानवर कहाँ कहाँ चल रहा है। तो वो जानवरों के इस तरीके से फॉरेस्ट में तो इसके एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। उसके लिए कुछ आपको बहुत सारे लिटरेचर भी हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास प्रॉपर पीपीटी वगैरह हुई तो हम इसमें अपलोड कर देंगे, और सर भी आपको इसके ऊपर लेक्चर लेंगे। एनी अदर क्वेश्चन ऑन प्रीवियस? ये आपने डाउनलोड कर लिया था क्या, ये मैंने जो भी एक दिया था आपको, वो है आपका जनरल लर्निंग रिसोर्सेज। इसको आप थोड़ा डाउनलोड कर लें, है ना, तो ये भी कर लें। सो पिछले सेशंस के ऊपर अगर मैं जल्दी से उसके ऊपर मैं एक छोटा सा रिकैप करूं तो ये आज का जो, सॉरी, इसको मैं आपको डाउनलोडेबल बना देता हूँ। ओके, आप कमेंट करने में पीछे ना रहें थोड़ा, है ना, जल्दी से। जैसे अब मैंने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड का बटन नहीं दबाया, और आप जो है इसको मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप ऐसे सुने नहीं, उसको बोलें कि ज़रा आप डाउनलोड अलाउ करें। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मदद दे सकते हैं। हालांकि ये केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है। आज की दुनिया चैरिटी की दुनिया है। चैरिटी का मतलब ये है कि इंसान का अगर अपना काम पूरा हो जाता है, मतलब कि जब उसका सब कुछ उसके घर में धन धान्य है, भगवान का दिया सब कुछ है, तो वो फिर चैरिटी की तरफ आगे बढ़ता है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म जीआईएस के ही नहीं, ऑफिस, एमएस ऑफिस के विकल्प के रूप में है, ओपन ऑफिस है, वो है। कंप्यूटर की दुनिया में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें आपको फ्री मदद, चाहे सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, चाहे डाटा के फॉर्म में, या ट्रेनिंग के फॉर्म में, या ट्यूटोरियल के फॉर्म में नहीं मिल रही। तो ये कुछ ये मदद है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप उससे पहले आप चाहें तो आप क्वेश्चन कुछ पूछें जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस के ऊपर, या आप कहें तो मैं पिछले प्रेजेंटेशन को एक बार जल्दी जल्दी रिवाइंड कर देता हूँ, और अगर लगता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका चल रहा हो दिमाग में तो वो पूछें। आप बता दें कि क्या हम दोबारा से रिपीट कर दें थोड़ा थोड़ा? ओके, तो देखिए अपने शुरुआत करते हैं जीआईएस इंट्रोडक्शन से। तो इसमें मोटी मोटी बात ये थी कि अगर ये किसी का डाउनलोड होने से रह गया हो तो मैं इसको भी डाउनलोड मोड में ले रहा हूँ, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो मोटी मोटी बात ये थी कि अगर आपकी जो जनरल सूचनाएं जो डे टू डे है उसके अंदर एक जियोग्राफिक कंपोनेंट मतलब लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड यदि ऐड हो जाए
और वो चीज़ आपको मैप पे भी दिखने लगे उसका रिजल्ट, तो वो आपका जीआईएस का एक तरीके से आपका काम शुरू हो जाता है उसके अंदर। मेन बात यह है। तो आपका उसके लिए पूरी पृथ्वी को एक फ्रेम में बांधना होता है। तो वो फ्रेम जो है बंध जाता है एक बार, तो उसके आधार पर आप जीआईएस में काम करना शुरू कर देते हैं। और 3D से 2D पे जब किसी चीज़ को लेके आते हैं तो वो प्रोजेक्शन सिस्टम कहलाते हैं। और सारांश यही है कि जो आपका एमआईएस है, जो आपका डाटा है, उसमें ज्योग्राफिक कंपोनेंट ऐड हो जाता है। और जो डाटा है वो दो तरीके का होता है मेनली, एक इमेज टाइप का और एक पॉइंट लाइन पॉलीगन का। तो इसके ऊपर कल का सेशन है, इसमें आपको बृहद रूप से डाटा के टाइप और डाटा के जो फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो मोटी बात यह है कि ये ज्योग्राफी में जो जी है वो ज्योग्राफिक है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका इंफॉर्मेशन की तरह है। तो ज्योग्राफिक जो जो चीज़ें बनती हैं वो किसी फ्रेम में बनती है। तो क्योंकि पृथ्वी के जो पृथ्वी एलिप्स के शेप में है, जिसमें एक माइनर एक्सिस होता है और एक मेजर एक्सिस होता है। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से बड़ा होता है। तो पृथ्वी के मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को मानते हुए देखें तो इसमें और इसमें 50 किलोमीटर का गैप है माइनर और मेजर में। तो इसको एक इलिप्स के रूप में बांध दिया वैज्ञानिकों ने। उस इलिप्स को एक डाटम की तरह से यूज करके पूरी दुनिया के जितने भी सेटेलाइट हैं, जीपीएस के सेटेलाइट, वो उसे यूज करते हैं अमेरिका वाले। और जो सेटेलाइट हैं ग्लोनास वगैरह, वो दूसरे फ्रेम यूज करते हैं, वो आईटीआरएफ बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल टेरेस्ट्रियल रेफरेंस फ्रेम। वैसे WGS 84 और ITRF में कोई 1-2 सेंटीमीटर का ही अंतर है, मगर GPS WGS 84 को यूज करता है जनरली। हमारे GIS के ज़्यादातर कार्य भी जो डेटम मानते हैं पृथ्वी का, एक जो उसका हिसाब किताब, वो WGS 84 का मानते हैं। तो उसके आधार पर ये लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड की गणनाएं होती हैं। अल्टीट्यूड पहले एलिप्सॉइड के सारे पे निकाला जाता है और उसे बाद में मीन सी लेवल पे उसको वापस से डेराइव कर दिया जाता है, तो उससे कुछ गणनाएं करके। तो हमको जनरली जो काम में आता है वो मीन सी लेवल से काम में आता है। तो ये पृथ्वी की जो शेप थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये नीला पानी है, ये तो मीन सी लेवल है। और जो लाल रंग की रेखा है हल्की सी, ये आपका जियोइड इलिप्सॉइड है, जो कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। और ये अपनी नॉर्मल सरफेस है पृथ्वी की। तो इस इलिप्सॉइड का जो रंग, जो इसका मॉडल है, ये WGS 84 का मॉडल चल रहा है। इसको इलिप्सॉइड को नीचे रखते हुए फिर आपके प्रोजेक्शन आते हैं। लॉन्ग लेट प्रोजेक्शन है जिसमें लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड में पढ़ते हैं, और UTM प्रोजेक्शन है, और बहुत सारे अन्य प्रोजेक्शन है। मगर सब में पृथ्वी का जो मॉडल है वो यही रहेगा, WGS 1984। ये पीछे उसके नीचे बैकग्राउंड में है। ये आपने 2D में निकाला सरफेस को, मगर जो पृथ्वी का जो मॉडल है वो तो वही रहेगा, वो उसके साथ ही जो निकलेगा। पृथ्वी का मॉडल जो है वो WGS 1984 ही रहेगा, डेटम बोलेंगे उसको। ये लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड अल्टीट्यूड पढ़ने का है, आपको बताया था एंगल्स में मानो इसको। तो अगर आप बोल रहे हैं कि 24 डिग्री लैटिट्यूड और 78 डिग्री लॉन्जिट्यूड, तो उसका मतलब है कि वो ये जो एंगल है वो 74 डिग्री का है। ये पृथ्वी के केंद्र से ग्रीनविच रेखा, जहाँ पर विषुवत रेखा को काटती है, उस बिंदु को मिला देंगे, तो फिर आपका बिंदु जिस भी लॉन्जिट्यूड पे है, उस लॉन्जिट्यूड की लाइन विषुवत रेखा को जहाँ काटेगी और उसको अगर पृथ्वी के केंद्र से मिलाएंगे, तो इन दो रेखाओं के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका लॉन्जिट्यूड रहेगा। तो 78 डिग्री लॉन्जिट्यूड का मतलब है कि आप 78 डिग्री के लॉन्जिट्यूड पे खड़े हुए हैं कहीं पर, और वो लॉन्जिट्यूड जो विषुवत रेखा को जहाँ काटेगा उससे पृथ्वी के केंद्रक को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी, और पृथ्वी के केंद्रक से
ग्रीनविच रेखा जो विषुवत रेखा को काटेगी वहां तक को मिलाती हुई लाइन बनेगी, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 78 डिग्री का होगा। और इसी तरीके से 24 डिग्री लैटिट्यूड की आप लैटिट्यूड की बात करेंगे तो वो जो लॉन्जिट्यूड आपके विषुवत रेखा को जहाँ पर काट रहा है उस पॉइंट से पृथ्वी के केंद्र तक लाइन बनाएंगे, और फिर जो आपका बिंदु जहाँ पे आप खड़े हैं लैटिट्यूड पर, वहां से सीधी एक लाइन पृथ्वी के केंद्र तक ले जाएंगे, तो ये दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल होगा वो 24 डिग्री का होगा। ये मतलब हुआ आपका 24 डिग्री अक्षांश और 78 डिग्री देशांतर का। ओके, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि आपके एंगल हैं। और लॉन्जिट्यूड सदा एक्स बोला जाता है क्योंकि लॉन्जिट्यूड इस पे चल रहा है, एंगल एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो खड़ी रेखा, और उसका मान किस पे चल रहा है, विषुवत रेखा पे, तो वो एक्स एक्सिस हो गया। और आपका लैटिट्यूड है तो आड़ी रेखा, मगर जो इसका ये मान है, सॉरी मैं इसमें ये भी ले सकता हूँ आपका हाँ, ये जो मान जो चल रहा है ऊपर, ये आपका कौन से उस पर चल रहा है, ये वाई अक्ष पे चल रहा है एक तरीके से। तो इसको लैटिट्यूड को अक्षांश को वाई अक्ष बोलते हैं और देशांतर को एक्स अक्ष बोलते हैं। ये एंगल जो है ये चल रहा है आपका इस वाली रेखा पे। ओके, तो ये आपका एक्स एक्सिस हुआ। और जो ये लैटिट्यूड के जो मान चल रहे हैं ये आपके इस पे ऊंची वाली रेखा पे चल रहे हैं। ये 0 डिग्री, ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, है तो ये आड़ी रेखा है पर चल किस पे रही है, खड़ी लाइन पे, इसलिए इनको वाई एक्सिस बोलेंगे। अब ये जो है एंगल, ये है तो आपका खड़ी रेखाओं का, मगर इसका मान किस पे चल रहा है, इस पे चल रहा है आपका आड़ी रेखा पे, एक्स एक्सिस पे, इसलिए है तो ये खड़ी रेखा है और अपनी वैल्यू दिखा रही है ये एक्स एक्सिस पे, इसलिए देशांतर को एक्स एक्सिस और अक्षांश को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये 2D में परिवर्तित करने का हुआ। तो कोई भी 2D में परिवर्तित होता है तो या तो उसका शेप संरक्षित रहती है या एरिया संरक्षित रहता है, दो में से एक चीज़ तो बिगड़ेगी बिगड़ेगी। तो हमारा जो यूटीएम है वो शेप संरक्षित करता है। तो जो यूटीएम मान लीजिए 72 से 78 डिग्री है, उसका सेंट्रल मेरिडियन होता है 73, 74, 75, 75 डिग्री पे जो 43वां जोन जो है यूटीएम का, उसमें जो सेंट्रल मेरिडियन 75 डिग्री पे रहेगा। तो 75 डिग्री के आसपास तो एरर कम रहेगी, मगर उससे दूर जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, विषुवत रेखा से ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे तो शेप शेप तो संरक्षित करेंगे मगर एरिया का डिस्टोर्शन बढ़ता जाता है। तो इसीलिए इसको 80 डिग्री नॉर्थ या 84 डिग्री नॉर्थ से ऊपर यूज़ नहीं करते, ऐसे 80 या 84 डिग्री साउथ से नीचे यूज़ नहीं करते इसको, क्योंकि वो नॉर्थ पोल की तरफ वो कन्वर्ज होती हैं रेखाएं, और उनको जैसे हम फाड़ के सीधा करते हैं इस तरीके से या खींच करके रबड़ की तरह, तो वहाँ पर डिस्टोर्शंस ज़्यादा आते हैं। तो हम शेप मेंटेन करते चले जाते हैं और एरिया ज़्यादा डिस्टर्ब होता चला जाता है। तो पृथ्वी में आप कभी भी मैपिंग करेंगे तो दोनों चीज़ को कभी संरक्षित नहीं कर सकते, या तो आपको शेप में समझौता करना पड़ेगा या एरिया में, मगर ये आपके हाथ में नहीं है। अगर पूरे भारत में यूटीएम चलता है तो चलता है, उसमें आप अपना नहीं बना सकते, ज़्यादा बना सकते हैं मगर वो रिसर्च के लेवल पर या स्टूडेंट के लेवल पर, विभाग के लेवल पर आप यूटीएम ही यूज़ करेंगे, और यूटीएम की जो वीकनेस है स्ट्रेंथ है उनके साथ आपको काम करना है। ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में आप बहुत सारी देखिए आप इंफॉर्मेशन, ऑडियो होते हैं, वीडियो होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, टेबल्स होते हैं, चार्ट, ग्राफ्स, पिक्चर्स वगैरह,
ये सभी इंफॉर्मेशन है। हम ज़्यादातर टेबल्स और टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं, और जीआईएस में जो अटैच होती है, डाटा जो अटैच होता है वो ज़्यादातर टेबल का होता है, जो उसको एट्रीब्यूट टेबल भी बोलते हैं। तो जीआईएस का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ज़्यादातर टेबुलर ही होता है। हालांकि आप फोटो काम में लेते हैं, फोटो के साथ अगर एक कोऑर्डिनेट अटैच कर देते हैं तो वो जियो टैग्ड फोटो हो जाता है। तो जी हो गया आपका एक कोऑर्डिनेट और पिक्चर हो गई इंफॉर्मेशन। ऐसे ही आप ऑडियो के साथ भी लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड अटैच कर सकते हैं, मगर ऐसा ज़्यादा यूज़ कोई करता नहीं है। वीडियो के साथ भी बता सकते हैं कि वीडियो कहाँ पे बनाया गया था, ये इसके साथ कर सकते हैं। चार्ट ग्राफ्स को भी पिक्टोरियल फॉर्म में बता सकते हैं, मगर मोस्टली जो आपका जीआईएस में जो आईएस इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो टेबुलर होता है। सिस्टम, ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिस्टम में आपका आप हैं सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद है आपका कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स या कॉमर्शियल, फिर डाटा या इनपुट, और इनको साथ में लेकर के आपने कोई प्रोसेस या एनालिसिस करी अंदर उसकी सहायता से, कंप्यूटर एल्गोरिथम की सहायता से, और फिर कुछ रिजल्ट्स वगैरह निकाले। तो इस तरीके से आपको ये जीआईएस का पूरा रूप मिलेगा, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तब ये निकल के आएगा। और अब धीरे धीरे इसमें लोग इसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, प्रोसेस और एनालिसिस की तरफ। पहले ज़्यादातर ये डाटा की तरफ ही बहुत ज़्यादा ध्यान था लोगों का, और अभी ये पार्ट बढ़ रहा है और मोबाइल और वेब की तरफ ज़्यादा चलता जा रहा है। ये कल भी देखेंगे, रास्टर वेक्टर टाइप डाटा है। तो वेक्टर में ज़्यादातर हम पॉइंट 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 करके डाटा बनाते जाते हैं, और उसको अगर हम आपस में सिलते जाते हैं तो वो लाइन हो जाता है, तो उस सिलाई को अगर बंद कर देते हैं तो वो पॉलीगन हो जाता है। और रास्टर में हम जो है चौकड़ी चौकड़ी लेते हैं। अब चौकड़ी तो आपके घर के फ़ोटो में भी होती है, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में भी होती है, तो क्या वो रास्टर डाटा है? वो भी हो सकता है, मगर उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है? क्या उसमें पृथ्वी से के सापेक्ष कोई इन्फॉर्मेशन है? अब मेरे पासपोर्ट साइज फोटो में मेरे बाल का कलर दिख रहा है, मगर वो एक कलर इन्फॉर्मेशन है, रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन है, और या चश्मे का कुछ पिक्सल दिख रहा है, तो वो तो आरजीबी का कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन है, मगर उसमें कोई सूचना नहीं है, और वो पृथ्वी के सापेक्ष भी नहीं है। मेरा चश्मा पृथ्वी के सापेक्ष तो कहीं नहीं रखा ना, तो पृथ्वी पे कहाँ पर है? तो कोई डाटा यदि पिक्सल के फॉर्म में है और उसके पिक्सल की जो वैल्यू है, कलर वैल्यू या जो भी वैल्यू, उसको डीएन वैल्यू बोलेंगे, डिजिटल नंबर, तो वो डिजिटल नंबर में कोई इन्फॉर्मेशन है, हाइट है या पीएच है या आपका सॉइल की कोई करेक्टरिस्टिक्स है या आपका कलर भी है मान लो, तो क्या वो पृथ्वी के सापेक्ष कोई पिक्सल है? कोई वो पहाड़ को बता रहा है या नदी को बता रहा है, नाले को बता रहा है, तो वो रास्टर होगा। बाकी तो वो एक पिक्चर है, पिक्चर आपके घर की सीनरी भी हो सकती है, पासपोर्ट साइज फोटो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो रास्टर नहीं है। वो इनके फॉर्मेट तो एक ही है, फोटो का फॉर्मेट जो हुआ वो सभी फॉर्मेट इसके हैं, रास्टर के। ओनली अंतर क्या आ जाता है? लोकेशन। रास्टर के अंदर आपकी आ जाती है लोकेशन, और एक क्या आ जाती है? कलर वैल्यू जो आपको दिखती है वो नॉर्मल कलर वैल्यू नहीं होती है, उनके अंदर होती है इंफॉर्मेशन, चाहे ऊंचाई हो चाहे कुछ और इंफॉर्मेशन हो। और वेक्टर तो आपको समझ में आएगा। ये QGIS में बताया है कि आपको शेप फॉर्मेट का फुल कंट्रोल रहता है। गूगल के KML को ये विजुअलाइज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। गार्मिन के GPX को विजुअलाइज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करके कोई चीज़ शेप फाइल में QGIS में आ जाती है, तो फिर ये उसका अच्छे से काम ले लेते हो आप उसमें। ये रास्टर वेक्टर के कल दोबारा देखेंगे इनको, डाटा सोर्स है इनको भी देखेंगे। पॉइंट लाइन पॉलीगन के जो एग्जाम्पल हैं,
तो जैसे अब पॉलीगन का एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादातर पॉलीगन में हम किस किस सूचना को बांध सकते हैं, ऐसे कट 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 करके बना के, पॉलीगन बना के मैप के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर या किसी भी सेटेलाइट इमेज के ऊपर या किसी भी कारण से हम पॉलीगन बनाते हैं। तो ये क्या काम में आता है, ये तो अलग बात हुई, मगर कौन कौन से फीचर को हम पॉलीगन से बांध सकते हैं? वाटर बॉडी है, फॉरेस्ट है, विलेज है, वाटर शेड बाउंड्री है। और कोई आप इसमें चैट में लिख के बता सकते हैं कि फॉरेस्ट के हिसाब से कौन कौन सी सूचनाएं पॉलीगन से बंधनी चाहिए, पॉलीगन से रिप्रेजेंट होनी चाहिए, कौन सी सूचना लाइन से रिप्रेजेंट होनी चाहिए, कौन कौन सी फॉरेस्ट रिलेटेड सूचना पॉइंट से होनी चाहिए। हालांकि स्केल पे भी ये डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था ना। जैसे मान लीजिए 1:50,000 पर आप कोई छोटे एरिया को दिखाना चाहते हैं तो पॉलीगन से ना दिखा करके उसे आप पॉइंट से दिखाएंगे। वेरी गुड। फॉरेस्ट ब्लॉक, प्लांटेशन पॉलीगन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बीट बाउंड्री वगैरह भी दिखा सकते हैं, अपने अपनी रेंज बाउंड्री भी दिखा सकते हैं। रिवर के अंदर देखिए दो बात है, अगर आपका 1:50,000 स्केल है तो रिवर को जहां तक है आप लाइन से दिखाएंगे, मगर यदि वो बड़ी बड़ी नदी है जो टोपो शीट पे भी बड़ी बड़ी दिख रही है तो उसको आप पॉलीगन से भी दिखा सकते हैं, और नर्सरी को पॉइंट से दिखा सकते हैं। मगर वही नर्सरी आप 1:1000 या 1:5000 के स्केल पर दिखाओ और थोड़ी बड़ी नर्सरी है तो पॉलीगन से भी दिखा सकते हैं। तो इसमें आपका आपसी सहमति होना बहुत ज़रूरी है, और अगर इसमें आपका विभागीय सहमति हो जाए तो सबसे अच्छी बात है कि वो एक छोटी सी गाइडलाइन भी जारी कर सकते हैं कि अगर मैप का स्केल 1:5000 है, या जनरली आपके विभाग में मैप के जो जनरली जो एक्सेप्टेबल स्केल क्या क्या है, एक तो 1:50,000 तो है ही है टोपो शीट वाला। तो एक छोटा सा एडवाइजरी ये जारी हो सकती है कि 1:50,000 पर अगर आप ये फीचर दिखाना चाहते हो तो ये पॉलीगन से दिखाओगे, ये पॉइंट से दिखाओगे, ये लाइन से दिखाओगे। अगर वही काम आप 1:5000 में करना चाहते हो तो ये फीचर आपके ज़रूरी हैं, मगर इसको आप ये तरीके से दिखाओगे, ये इसको लाइन में दिखाओगे, इसको वो पॉलीगन नहीं बनाओगे, और इसको पॉलीगन बनाओगे। तो इससे आपका क्या है कि कंसिस्टेंसी रहेगी विभिन्न डिविजन्स के बीच में जीआईएस वर्क के अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल ईजीएस, ग्रास लैंड वेरी गुड वेरी गुड, वाटर होल पॉइंट में, फॉरेस्ट का रोड, फॉरेस्ट के रास्ते वो सब लाइन में, वेरी गुड। तो ये इस तरीके से है। तो इस उनको आप नीचे रास्टर में वो फैले हुए हैं, वो पिक्सल के रूप में है, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि रास्टर में वो पॉइंट है, एक लाइन है, एरिया है। मगर जब आप उस पर काटते हैं ऊपर तो फिर आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। तो रास्टर तो एक तरीके से कलर का बिखरा हुआ सरफेस है, तो आपने कलर बखेर दिया और उस कलर को आपने ग्रिड में डिवाइड कर दिया। जैसे आपने कलर की बाल्टी ली और दो तीन तरह के मिक्सर कलर के लेयर पटक दिए उस पर, और फिर उसके ऊपर चौकड़ियाँ बांध दी, तो वो तो एक तरीके से सरफेस पे फैल गई चीज़। अब उसमें से आपको अपना अलग अलग फीचर निकालने और उनको उनकी सूचना देनी है। तो रास्टर और वेक्टर के अपने अपने फायदे हैं। रास्टर का फायदा ये है कि वो चादर की तरह से वो डाटा पृथ्वी पे बिछ सकता है, मतलब कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी। मगर उसका नुकसान क्या है कि उस पर सूचना बहुत थोड़ी सी होती है, और उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो अलग अलग समय पे अलग अलग डाटा काम में लेते हैं, तो आपके जनरल जो डाटा को सूचना के हिसाब से रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं वो पॉइंट लाइन पॉलीगन में लेते हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया पॉइंट लाइन पॉलीगन का। तो जैसे मान लीजिए पॉलीगन के लिए एक लेते हैं हम विलेज का खसरा मैप, तो उसका इंफॉर्मेशन क्या हुआ, उसकी गिरदावरी, आपने गिरदावरी को लेकर के और उसका खाता संख्या, लैंड कैटेगरी, अकाउंट होल्डर, एरिया, एरिया को आपने बीघा बिस्वा में कन्वर्ट करके एक अलग कॉलम बना दिया, हेक्टेयर में एक अलग कॉलम बना दिया, और रिकॉर्ड ऑफ राइट का नंबर, बैंक से मॉर्गेज है कि नहीं, मॉर्गेज है तो कौन से बैंक में है, ऐसे करके क्या फसल ली,
4 साल का डिटेल होता है ना उसमें, तो कौन कौन सी फसल ली। इस तरीके से आपके एरिया के भी अपने MIS हो सकते हैं। तो ये पॉलीगन है, ये पिक्चर है, आपके घर के पिक्चर और उस पिक्चर में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में कोई अंतर नहीं है। मगर अभी ये आपने इसको अगर जियो रेफरेंस कर दिया, पृथ्वी के सापेक्ष बांध दिया, तो इसके हर जगह पर ज्योग्राफी आ गई। अगर आपका कर्सर कहीं घूमता है तो आप उससे पता कर सकते हैं कि आप कहाँ पे घूम रहे हैं, आपका लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्या है। इसमें अगर आप घूमेंगे तो आपको GIS बताएगा कि आपकी लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्या है। तो ये जी हो गई ज्योग्राफी, और उधर वो हो गई इंफॉर्मेशन। तो दोनों को अगर क्लब कर देंगे तो अगर मैंने क्लब किया कि ये पॉलीगन को मैंने इस टेबल में एक लाइन से क्लब कर दिया, तो ये एट्रीब्यूट टेबल कहलाती है, ये एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ये लैंड कैटेगरी, अकाउंट होल्डर, सर्वे नंबर, ये एट्रीब्यूट हुए, गुणधर्म। एट्रीब्यूट माने तो गुणधर्म। अब एट्रीब्यूट के वैल्यू क्या क्या है, ये एट्रीब्यूट वैल्यू हो गई। सर्वे नंबर एट्रीब्यूट में ये वैल्यू हो गई 63 65 ये सब। तो ये एट्रीब्यूट टेबल हुई, ये एट्रीब्यूट हुए, ये एट्रीब्यूट वैल्यू हुई। तो इसके हर एक रो में अगर मैं पॉलीगन के अंदर हर एक पॉलीगन को एक रो दे देता हूँ टेबल में, तो ये कनेक्टेड हो जाता है, और ये एक कंप्यूटर के अंदर एक जिंदा रिलेशनशिप हो जाती है। अगर इधर सेलेक्ट करूंगा तो टेबल में सेलेक्ट हो जाएगा, टेबल में सेलेक्ट करूंगा तो इधर सेलेक्ट हो जाएगा, और इसका हर एक पॉलीगन एक तरीके से डिफरेंट एंटिटी हो जाता है, और उसके ये गुणधर्म हो जाते हैं। तो ये सब अपने GIS के इशारे पे ये काम करने लग जाते हैं। फिर ये जैसे मान लीजिए इसके 1000 पॉलीगन है, तो 1000 पॉलीगन के 1000 रो हो जाएंगी। उस 1000 रो के अंदर हर एक पॉलीगन के अगर आपने 200 एट्रीब्यूट डाले, तो हर पॉलीगन के 200 गुणधर्म आपको लाइव आपके उंगली पे चलेंगे, और उनसे आप तरह तरह की सूचना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैप बना सकते हैं, अलग अलग स्केल पे मैप बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में ड्रेनेज लाइन है, खसरा मैप है, और आपका बीट बाउंड्रीज है, या जो कुछ भी है। तो आप ये चाहते हो कि मेरे को केवल बीट बाउंड्री चाहिए, और मेरा इस साल का प्लांटेशन वर्क चाहिए, और ड्रेनेज लाइन भी दिख जाए, 1:4000 पे चाहिए। तो अगर आपके पास सारा डाटा एक जगह पे जमा हुआ रखा है, तो आप फटाक से जो है अपना डाटा को जमा के, जैसे ऊपर नीचे ड्रेनेज रख लिए तो नीचे रख ली, ऊपर रखनी ऊपर रख ली, बीट बाउंड्री, प्लांटेशन, और उसके जो टेबल में से जो जो गुणधर्म उस पर मैप पे आपको दिखाने हैं, इसके हेक्टेयर वेक्टेयर एरिया वेरिया कलर वलर करना है, और उसका एक मैप निकाल के 1:4000 पे आप बना के दे सकते हैं इमीडिएटली। तो इट विल बी ए डायनामिक लाइव रिलेशनशिप फॉर एवर। इसको आप अपडेट भी करते रह सकते हैं। ऐसे ही लाइन का है, तो इन बहुत सारे लाइनों के फीचर आपके GIS में आ जाते हैं। ऐसे ही पॉइंट का है, तो पॉइंट फीचर भी आपके एट्रीब्यूट टेबल और इसमें। ऐसे प्रोसेस है, बहुत सारे ओवरले प्रोसेस हैं डाटा के, और सुपर इम्पोजिशन है। तो अगर वो एक ही जगह के हैं, तो आप 10 20 50 17 18 डाटा जो भी आपके लेयर हैं रास्टर की वेक्टर की, वो एक के ऊपर एक रख सकते हैं। उनका आपस में फ्यूजन भी करा सकते हैं। उसमें किसी लेयर पर आप क्वेरी वेरी करके स्पेशल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं, नीचे से लेयर को ऊपर लेके आ सकते हैं, नीचे की लेयर को ऊपर लेके आ सकते हैं, कलरिंग डिफरेंट कर सकते हैं, बफर वगैरह कर सकते हैं। तो ये थीमेटिक ओवरले हो जाते हैं। एनालिसिस बहुत तरह के हैं। बफर एनालिसिस उसमें एक इम्पोर्टेंट, क्लिप एनालिसिस है, और GIS पे एनालिसिस अलग है, रास्टर के एनालिसिस अलग है। तो आपको एनालिसिस करनी है कि पर्टिकुलर मेरे वाटर होल से 5 किलोमीटर का अगर मैं, या 2 किलोमीटर का मैं बफर बनाता हूँ, तो जंगल का कितना एरिया उसके नीचे कवर होता है। और उससे फिर आप पॉलीगन से नीचे के मैप को काट भी सकते हैं, तो आपको पर्टिकुलर वो 2 किलोमीटर का मिल सकता है। और जैसे मान लीजिए आपको 1.5 किलोमीटर का ही बफर चाहिए और आधे किलोमीटर का एक्स्ट्रा एरिया चाहिए, तो आप 2 किलोमीटर से काट लें और 1.5 किलोमीटर का बफर उस पर रख दें, तो आपको नीचे का बेस मैप 2 किलोमीटर का मिल जाएगा, मगर बफर बफर आपको 1.5 किलोमीटर का दिखता रहेगा। तो आप उसमें कोई अगर मकान दुकान किसी का आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो उसको मुआवजा दे करके वहाँ से बाहर भी कर सकते हैं।
कि भैया यहाँ पे हमारा फला जानवर अभी प्रोटेक्टेड उसमें है और आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने आदेश किया है कि इससे उसके हैबिटेशन के इतने के अंदर उसको जो आता है तो उसको मुआवजा दे के बाहर करें। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। नालों के बफर बना सकते हैं, ट्रैक्स के बफर बना सकते हैं। बफर बना करके आप बाउंड्री प्रॉब्लम्स को भी, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपका बफर एनालिसिस है, ये सभी करने योग्य है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें ना करने योग्य कुछ नहीं है। केवल ये हो सकता है कि आपको थोड़ा एडवांस प्रशिक्षण की आवश्यकता हो और कुछ ज़्यादा दिन के प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, मगर आप सभी इसको कर सकते हैं। ये प्रशिक्षण भी आपका एक बेस की तरह काम करेगा और आप इसमें अगले प्रशिक्षणों के लिए भी इससे आप थोड़ा थोड़ा आपका माइंड मेकअप हो जाएगा। क्वेरी भी आप कर सकते हैं। क्वेरी मान लीजिए आपके कई तरह की वेक्टर लेयर है, तो वो एरिया छांटो जिनकी आबादी 1,000 से ज़्यादा है और उसके 5 किलोमीटर के अंदर कोई स्कूल ही नहीं है। तो अगर आपके पास में गांव के पॉइंट है, उनकी आबादी है आपके पास में टेबल में, एट्रीब्यूट टेबल में, तो और स्कूल का डाटा भी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हर एक विलेज का 5 किलोमीटर का बफर बना सकते हैं। पहले तो वो विलेज छांट सकते हैं जिनकी आबादी 1,000 से ज़्यादा है, तो वो विलेज छट जाएंगे। उसमें तो आपको कुछ नहीं, एक सिंपल क्वेरी देनी होती है कि जो है पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 1,000। तो आपके 500 विलेज है तो उसमें से उन विलेज को निकाल देगा जो मतलब कि आपके 1,000 पॉपुलेशन में आते हैं। फिर उसके उनके 5 किलोमीटर का बफर बना दें आप और उसके ऊपर स्कूल की लेयर को ऐड कर दें। तो देखें कि 5 किलोमीटर के बफर में जहाँ जहाँ पे स्कूल आ रहे हैं वो तो ठीक है, मगर जिन गाँव में स्कूल नहीं गिर रहे हैं 5 किलोमीटर के बफर में, वो आपके वो हॉट स्पॉट हो गए जहाँ पर स्कूल एलिजिबल है मगर नहीं है। ऐसी क्वेरी आप भी कर सकते हैं। इस तरीके की जंगल से रिलेटेड भी बहुत सारी क्वेरीज हो सकती हैं। जानवरों के हैबिटेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, किसी पेड़ पौधे से रिलेटेड हो सकती हैं, फ्लोरा फोना से रिलेटेड हो सकती हैं। छोटी छोटी एनालिसिस हैं ये, और मतलब कुछ इसमें कोई बहुत ज़्यादा जीआईएस आज की डेट में इतने हाई लेवल पर है साइंटिफिकली कि हम उसका 1% भी 10% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। 1% तो नहीं कहना चाहिए, 5 से 10% भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो वर्ल्ड लेवल पर ये टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। अगर हम ड्रोन्स को, रडार को, माइक्रोवेव को, हाई एंड वेरी हाई एंड रिजोल्यूशंस को, वेरी हाई एंड एल्गोरिथम को इस्तेमाल करें तो बहुत सारे चमत्कार हम कर सकते हैं, मगर हम भी उसमें सक्षम नहीं है। मगर जो आपके लेवल पर हो सकते हैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर वो भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक ट्रेंड इन जीआईएस है, डेस्कटॉप से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं वेब बेस्ड की तरफ, और वेब बेस्ड से हम मोबाइल और क्लाउड जीआईएस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जीआईएस में ट्रेंड हो रहा है। वेब बेस्ड का फ़ायदा ये है, एक ही जगह पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, उसमें से थोड़ी बहुत फंक्शनलिटी जितनी ज़रूरत है वो यूज़र को दे दी, यूज़र से फंक्शनलिटी करा के डायनामिक डाटा कलेक्ट कर लिया और वो डाटा ह्यूज हमारे पास आ गया और उसको हमने फिर बैक एंड पे प्रोसेस कर लिया। तो मतलब यूजर को वेब पे उतना ही दे दें जितना उसको ज़रूरत है, छोटे मोटे टूल्स आप दे दें और उससे उसका फीडबैक डाटा वगैरह करा के, काम करा के वहाँ से मंगा लें आप उससे। और थोड़ा बहुत उसको इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट दे के बेस मैप उपलब्ध करा के बाउंड्रियाँ खिंचवा लें या करा लें, वो सभी आपके पास आ जाए। जैसे आपने देखा हो वाटर शेड में एक दृष्टि सृष्टि के अंदर थोड़ा इस तरीके का है, और शायद कुछ नरेगा में भी प्लान किया है। और एक सिस डीपी करके एक एनआरएससी का प्रोग्राम था जिसमें हर गांव के कितने भी एसेट हैं वो सारे एसेट वो उसको सिस डीपी के थ्रू उसको चढ़ाने हैं उसके ऊपर, मगर वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए प्रोग्राम ये सिस डीपी वाले, मगर अभी इनके नेक्स्ट फेज भी आ रहे हैं। इसको अभी हम देखेंगे, ये जो सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म में आ जाता है। तो ये आपका जीआईएस के बेसिक हुआ। अब रिमोट सेंसिंग की बात करें तो जो केशव सर ने आपको लिया था
तो इसमें 92 स्लाइड्स हैं, मगर मैं सभी से नहीं गुजरूंगा, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। ये तो आपका इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स हैं, मतलब कि 1 किलोमीटर का पिक्सल रिजोल्यूशन से लेकर के अभी 1 मीटर के पिक्सल रिजोल्यूशन पे आ गए हैं, और बहुत आगे आगे हम बढ़ रहे हैं। ये वहाँ से लॉन्च स्टेशन है, कैसे लॉन्च होता है। तो जो 36,000 किलोमीटर पर जो लॉन्च होते हैं वो तो GSLV के थ्रू लॉन्च होते हैं, जो जोग्राफिक सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी और पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हमारे जो फोटो खींचने वाले जो होते हैं ना सेटेलाइट, वो PSLV से लॉन्च होते हैं। PSLV कैरियर होते हैं, वो लेके जाते हैं सेटेलाइट को, अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं उनकी निर्धारित कक्षा में। तो जो हमारे फोटो खींचने वाले जो सेटेलाइट होते हैं 500 से करीब 1000 किलोमीटर के बीच में छोड़े जाते हैं। उसके आधार पर उनके फोटो की प्रवृत्ति डिजाइन की जाती है कि कितना पिक्सल रहेगा, कितना स्वाथ रहेगा। पिक्चर का टोटल एरिया जो होता है उसे स्वाथ बोलते हैं, कितने किलोमीटर बाई कितने किलोमीटर। और उसका जो सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है पिक्सल, वो कितना है, वो 5 6 बाई 6 मीटर का है, 1 बाई 1 मीटर का है, या क्या है। ये लॉन्च करने के ये सारे पिक्चर्स, रिमोट सेंसिंग मतलब दूर से किसी चीज को देख करके उसकी सूचना ग्रास्प करना, और रिमोट सेंसिंग हो गया। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम में आते हैं। तो ज़्यादातर हम इसमें जो बात करेंगे वो पैसिव रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे। पैसिव मतलब लाइट का सोर्स कोई और है, लाइट का सोर्स कोई और है, मतलब कि आपका लाइट का सोर्स, हाँ सांगवान जी, एक राजस्थान का कोर्स चल रहा है, जरा उसमें लेक्चर ले रहा हूँ ऑनलाइन। ओके ओके, थैंक यू। तो आई विल हैव sip of water. Just I am discontinuing my video for 1 minute. तो पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का सोर्स दूसरा होता है, जैसे इस केस में होता है सूर्य। और जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग होती है, जैसे रडार वगैरह है, और भी कई सिस्टम है, उनमें वो खुद रेडिएशन छोड़ते हैं और वापस से उसको ग्रहण करके पिक्चर लेना चाहिए। ज़्यादातर केस में हमारे जो रिमोट सेंसिंग में काम में आते हैं वो पैसिव वाले काम में आते हैं, जहाँ पर कि लाइट का सोर्स सूर्य होता है, और लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे कैमरे पे, सेटेलाइट के कैमरे पे वापस आती है ऑब्जेक्ट से टकरा के। हमारे केस में ऑब्जेक्ट क्या क्या है, पानी, मिट्टी, प्लांट्स, और ये सब उनसे टकरा के वापस उसको जाती है। तो ये पैसिव रिमोट सेंसिंग है, मतलब सूर्य से आया, ये आंख नहीं है, इसको कैमरा मानो, आप सेटेलाइट का कैमरा मानो। और ब्रेन का मतलब हुआ उसके प्रोसेसर, छोटे छोटे चार्ज कपल डिवाइस, CCD बोलते हैं। एक्टिव में जैसे ये मान लो आपका रडार का सोर्स है, और रडार ने लाइट छोड़ी और वापस आई, यहीं इसी के साथ कैमरा लगा होता है, वापस आके उसे डिटेक्ट कर लिया। एक्टिव पैसिव हो गया। एयरबोर्न होती है, आजकल काम में नहीं आ रही, एयरबोर्न थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, और लगभग रिजोल्यूशन पहले इसका अच्छा होता था, मगर आजकल रिजोल्यूशन भी काफ़ी करीब आ गए सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग के और इसके। पर अभी भी लिडार टेक्नोलॉजी और कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस, उसके लिए अभी भी फ्लाइट को काम में लेते हैं। स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग ही काम में आती है आजकल, वो फ्लाइट बेस्ड काम में आती है, क्योंकि उसमें लगातार पिक्चरें नहीं मिलती हैं, और आपको दोबारा दोबारा सर्वे कराना है 5 साल के बाद, तो दोबारा हवाई जहाज छोड़ो, कॉस्टली काफ़ी पड़ता है। इसमें कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट काम में आते हैं, ये हमारे कोर्स का भाग नहीं है, ये 36,000 किलोमीटर पर रहते हैं। रिमोट सेंसिंग के काम में आते हैं, ये हमारे 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में ये चलते हैं। इनको IRS सैटेलाइट भी बोलते हैं। ओके,
तो इसमें जो ये वाले जो कम्युनिकेशन वाले हैं, ये 36,000 किलोमीटर पे इनको जियो स्टेशनरी भी बोलते हैं, ये वाले हैं। और ये सब पोलर वाले हैं। ये पोलर वाले नॉर्थ से साउथ ऐसे घूमते रहते हैं। तो फिर वापस आके इस तरीके से चलते रहेंगे। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब 37,000 किलोमीटर की है, ज़्यादा हमसे रिलेटेड भी नहीं है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन के लिए काम में आते हैं जियो स्टेशनरी। नियर पोलर ये हमसे रिलेटेड है। तो इसमें वो पृथ्वी के परिक्रमा लगाते रहते हैं। पृथ्वी अपनी जगह पे परिक्रमा लगाती रहती है अपने एक्सिस पे, नॉर्थ साउथ पोल के एक्सिस पे। और वो साउथ से नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ इस तरीके से जाते रहते हैं। तो ये करीब जो चक्कर लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन, जैसे 90 मिनट के अंदर लगभग एक चक्कर लगा देता है। और उसका मान लीजिए अगर पट्टी की विड्थ है मान लीजिए 17 किलोमीटर एक पिक्चर की, 17 बाई 17 किलोमीटर की है, या 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर की भी है, तो 90 मिनट में उसने पृथ्वी के 40,000 किलोमीटर का 100 किलोमीटर पार किया एक चक्कर में। तो क्या होता है कि जैसे ही वो दूसरा चक्कर लगाता है इतनी देर में पृथ्वी काफी आगे निकल जाती है। तो जस्ट उसके बगल में नहीं आता है वो, अगली जो पिक्चर आती है। तो 100 किलोमीटर के बाद 90 मिनट के बाद दूसरा लगाता है तो पृथ्वी 90 मिनट में चली जाती है काफी आगे। तो वो 2-2 हजार किलोमीटर भी आगे बढ़ जाता है, कभी 1,500 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। मगर उसको डिजाइन ऐसे किया जाता है कि एक समय के बाद वो वापस से लगभग उसी पट्टी पे आ जाता है। और धीरे धीरे वो कवर करके ओवरलैप में आगे बढ़ता बढ़ता पूरी पृथ्वी कवर कर देता है। और एक समय के बाद में वो ठीक उसी पट्टी के ऊपर फिर से आ जाता है। उसको रिपीट साइकिल बोलते हैं। तो किसी सैटेलाइट का पिक्चर लेने का रिपीट साइकिल 7 दिन का होता है, किसी का 3 दिन का होता है, किसी का 1 दिन का भी होता है, जिनके स्वाथ बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब पट्टी जितनी छोटी होती चली जाएगी, रिजोल्यूशन उतना अच्छा होता चला जाएगा, आपको चीज़ें क्लियर दिखेंगी। अगर चीज़ें क्लियर दिखेंगी, पट्टी छोटी हो जाएगी, सेटेलाइट ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, तो रिपीट साइकिल भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से कुछ खुशी कुछ गम ऐसे चलता है। जैसे मान लीजिए आपको उसका तुरंत से दूसरी पिक्चर उसी एरिया की लेनी है तो आपको 27 दिन वेट करना पड़ेगा, 1 महीना वेट करना पड़ सकता है। कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में वो एंगल वगैरह टेढ़ा मेढ़ा करके फोटो ले लेते हैं, बट दैट इज स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट रिक्वेस्ट और अदर कंडीशन, लाइक कहीं पे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, लाइक दैट। इस तरीके से ये पट्टियां आगे लेता चलता है। मगर सेम पट्टी पे दोबारा आने के लिए इसको ये बिल्कुल बगल बगल की पट्टियां नहीं चलती हैं, थोड़ा ये पिक्चर गलत है। एक पट्टी यहाँ लेगा तो फिर दूसरी पट्टी पर 25 पट्टी के बाद या जितने पता नहीं अलग अलग डिजाइन के हिसाब से हजार हजार किलोमीटर आगे बढ़ जाती है दूसरी पट्टी। मान लो वो आगे बढ़ गई तो बीच का एरिया खाली रह गया, फिर अगला जो लगेगा इसके बगल से लगेगा थोड़ा सा, फिर इसके बगल से लगेगा, फिर ये बनेगा बनेगा ऐसे बनता जाएगा। फिर ठीक इसी पट्टी पे कितने दिन में आएगा, वो होगा रिपीट साइकिल। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट रहता है तो 90 मिनट में मान लीजिए इसे चक्कर लगाया, 90 मिनट में पृथ्वी आगे खिसक गई। तो भारत के ऊपर से अगर वो 9:30 बजे निकला, लाइट होनी चाहिए थोड़ी उस समय, 9:30 बजे निकला, तो 90 मिनट के बाद लाइट 9:30 बजे की होनी चाहिए उस जगह पर। उसको सन सिंक्रोनस बोलते हैं। तो इस तरीके से उसकी जो पृथ्वी से दूरी या पास में रखा जाता है कि 90 मिनट में लाइट का हिसाब किताब जितना आगे चलेगा। सबसे पहले सुबह होगी आपकी वहाँ पर होगी ना, वहाँ पे अंडमान निकोबार में, फिर थोड़ी सुबह होगी इधर, और फिर वो सुबह आगे होते होते बाड़मेर में सुबह होगी। मगर जो लगभग एवरेज जहाँ पे इंडिया का जो सेंट्रल है वहाँ पर 9:30 बजे की जो लाइट है, जब मेरा सेटेलाइट आएगा फिर दूसरा चक्कर लगाएगा तो वो पृथ्वी आगे बढ़ जाएगी। मगर आगे इतनी बढ़नी चाहिए कि वो सूर्य का जो टाइम है, जो सोलर टाइम है, वो 90 मिनट आगे बढ़े। मतलब वो यहाँ पे से जब भी निकले उसको 9:30 बजे की लाइट ही मिले, 10 बजे की। इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। बाकी पूरी दुनिया के लिए क्या हो वो उससे मतलब नहीं है। हमारे इंडिया का जो वो पर्टिकुलर ले, ले, जो लेटीट्यूड है हमारा, जो कोर जिस पे हमें ध्यान देना है, बाकी थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है ऊपर नीचे,
मगर उस पर अगर 10:30 बजे निकलना है उसको, तो वो पृथ्वी आगे चलती रहेगी और वो 10:30 बजे की लाइट पर ही आता जाता रहेगा। ये थोड़ा सा ऐसी बातें हैं, हालांकि नॉलेज के लिए है। तो ये है आपका, इस तरीके से ऑर्बिट चलते जाते हैं। ये है प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसमें क्या है, सूर्य की या ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट पड़ी, ये पड़ी देखो, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके सेटेलाइट पर या एरियल पे उस पर गई, बिखर गई, पहले तो ये बिखर गई। अब ये सूर्य से तो हर तरंग दैर्घ्य में किरण आ रही है ना, अल्ट्राबीट, गामा, जो भी है, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सब में आ रही है। तो ये उसमें से सारे उसमें आई और सारे उसमें बिखर गए। अब मेरा जो सेटेलाइट, हवाई जहाज का सेटेलाइट का जो कैमरा है, वो कौन कौन सी वेवलेंथ को पकड़ने के लिए बनाया है मैंने, तो वो उसके बैंड होते हैं। तो उस बैंड के अंदर पर्टिकुलर इमेजें होती हैं, बैंड 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 वाइज इमेजेस होती हैं। तो उन इमेज में एक ही सेटेलाइट 4-5 कैमरे रखता है, 10 कैमरे रखता है, 30 कैमरे रखता है। इंडिया वाले जनरली 4 कैमरे वाले हैं। तो वो अलग अलग वेवलेंथ को पकड़ के उनका नापने के लिए होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर देते हैं। तो ये 4 बैंड है, देखिए, ये ब्लू, ग्रीन, रेड, इंफ्रारेड, ऐसे करके इनके रेंज हो सकती हैं, जिसमें जब वो लाइट आके पड़ती है उस ऑब्जेक्ट में, जब बिखरती है, तो उसमें से सेलेक्टिवली वो वही बैंड की लाइटें पकड़ते हैं वो कैमरे, उससे बाहर, उससे इधर उधर की नहीं लेंगे। जैसे पर्टिकुलर इस वाले पिक्चर में मेरे को बैंड है ब्लू, ब्लू का मतलब है 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.4 से 0.5 माइक्रोमीटर। तो अब रिफ्लेक्ट होके, मान लीजिए पेड़ है, पेड़ से रिफ्लेक्ट होकर के 0.4 से 0.5 माइक्रोमीटर के अंदर की जो तरंग दैर्घ्य की जो आ रही है, मेरा कैमरा केवल उसी को पकड़ेगा। तो ऐसे जो विजुअल रेंज है हमारी 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर की, उसको हमने डिवाइड कर दिया 4 बैंड के अंदर। ये तो अभी 3 में डिवाइड किया, ये तो विजुअल है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। हमारी आंख केवल इसी रेंज में देख पाती है। इससे इधर किधर की जो रेंज है, इनको एक्स रे, गामा रे, इनको स्पेशल कैमरे देख पाते हैं, हमारी आंख नहीं देख पाती इस रेंज में। ओके, इसके लिए अलग से कैमरे उसमें जो होते हैं, जो देख पाते हैं, वो इस रेंज में तो हमारी आंख भी देख लेती है। हमारा आंख भी एक बहुत अच्छा कैमरा है, आंख के जैसा कैमरा तो शायद अभी बना भी नहीं होगा। तो ये 3 बैंड हुए। इसमें एक एक पिक्चर तो इसमें जो लाइट आएगी उसको पकड़ के बनेगी, और एक पिक्चर उस पर से इस रेंज में जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उससे बनेगी एक पिक्चर, और एक पिक्चर बनेगी आपकी इस रेंज से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी रेड से, एक पिक्चर उससे बनेगी। और एक कैमरा इसमें पकड़ेगा यहाँ से नियर इंफ्रारेड के बैंड को, एक पिक्चर उससे बना देगा। तो मेरे पास एक ही जगह की 4 पिक्चर आएंगी, एक ब्लू की, एक ही ग्रीन की, एक ही रेड की। ये रेड ग्रीन ब्लू, ये तो डाई की तरह, कलर रंगने की तरह, वैसे ब्लैक एंड व्हाइट ही आती है हमारे पास। तो उनको हम रंगरेज जैसे कलर करते हैं, ऐसे रंगरेज की तरह हम रंग कर देते हैं। कुछ डिफरेंट रंग भी कर सकते हैं, हमारी चॉइस है। मगर जनरली हम 0.4 से 0.5 को नीला रंगते हैं, और 0.5 से 0.6 को हरा रंगते हैं, और 0.6 से 0.7 को लाल रंगते हैं। जब हमको बनानी होती है ट्रू कलर कंपोजिट, तो वो उसमें ट्रू कलर कंपोजिट में वैसे ही फाइनल जो तीनों के फ्यूजन से, एक ब्लू, ग्रीन और रेड, इन तीनों के मिक्सर कर देंगे, तो जो पिक्चर आएगी वो बनेगी हमारी, जैसी हम आंख से देखेंगे वैसे ही पृथ्वी की देखेंगे। मगर फिर फायदा क्या हुआ, इतना ऊपर जाकर के सेटेलाइट छोड़ा और इतना खर्चा किया, और देखना वही है जो आंख से देखना है, तो ये तो फोटो खींचना हुआ। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है यहाँ छुपा हुआ इंफ्रारेड में, ये हमारी आंख नहीं देख पाती उसको। मगर आंख नहीं देख पाती और उसमें भी फोटो खींच लिया और मिक्सर कर दिया, तो क्या कर लिया, उससे क्या हो गया, कुछ तो बात होगी।
अगर हमने इंफ्रारेड में नहीं देख पाती आंख, वो देख पाता है, उससे फोटो खींच लिया, मिक्सर कर दिया, क्या हो गया इससे? हुआ ये है कि चक्कर होता है इसमें, देखिए आगे पता चलेगा। ये है असली डिसाइडिंग फैक्टर इंफ्रारेड पानी के लिए और उसके लिए, पेड़ पौधों के लिए। ये तो वही कहानी होगी जो मैंने अभी आपको बताई। ये ब्लू, ग्रीन, रेड, इंफ्रारेड और आगे के बैंड भी हैं। एक ही जगह के अलग अलग कैमरों से हम एक ही हवाई जहाज में, एक ही सेटेलाइट में 30-30 फोटो भी खींच लेते हैं एक ही जगह की। अब जब आपको इंफ्रारेड की बात बता देंगे तो आपको थर्मल की भी समझ में आ जाएगी और भी समझ में आ जाएगी, आग लगने की कहानी कैसे होती है और बाकी कहानियाँ कैसे होती हैं। तो ऐसा हमने कर भी लिया तो फायदा क्या होगा? फायदा है यहाँ पे छुपा हुआ फायदा। देखो, फायदा ये है कि हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वनस्पति को या पानी को या किसी को, ये वनस्पति का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है, ये पानी का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है, ये सॉइल का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है। तो 0.4 से 0.5 माइक्रोमीटर के अंदर वनस्पति 10 से 15% रिफ्लेक्ट करती है, ग्रीन में 25% तक रिफ्लेक्ट करती है, रेड में 20% तक रिफ्लेक्ट करती है। और इन सब के इकट्ठा प्रभाव से हमको दिखती है ग्रीनरी, कैसी दिखती है? हरी दिखती है, और उसका एक प्रभाव हमको दिखता है। ओके, मगर हमको ये पता नहीं होता है कि इंफ्रारेड में जो लाइट पड़ रही है वनस्पति के ऊपर, वो 50% तक रिफ्लेक्ट हो रही है, मगर हमारी आंख उसे नहीं देख पाती है। ये हो रहा होता है हमारे चारों ओर, हर समय, हर घड़ी। सूर्य की जो रोशनी इंफ्रारेड में वनस्पतियों पे पड़ती है, उसे अपने वो प्लांट के स्ट्रक्चर, पत्ती के स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसका प्लांट स्टेमोटा, स्टेमेटा क्या बोलते हैं उसको, उसके प्रभाव से वो 50% तक रिफ्लेक्ट करती है, और क्लोरोफिल कंटेंट और अदर कंटेंट के कारण से ये ब्लू और रेड को पी जाती है, और क्लोरोफिल कंटेंट के कारण ग्रीन बैंड में ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। मगर ये कुल मिला के बहुत थोड़ी सी एनर्जी होती है, 50% को हम नहीं यूज कर पाते हैं। वहीं इंफ्रारेड में जो ये 50% तो वहाँ रिफ्लेक्ट हो रही होती है, और पानी उसको पूरा पी जाता है। ब्लू में थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है, मगर पानी उसको पूरा पी जाता है। ये जो दो शार्प फीचर हैं, पानी के द्वारा इंफ्रारेड को पूरा पी जाना, काला कर देना उसको उसको इंफ्रारेड अगर पानी पे गिर गई तो वापस लौट के सेटेलाइट तक नहीं जा सकती। अगर 1 मिलीमीटर का भी पानी है डेप्थ का, 2 मिलीमीटर का, और इंफ्रारेड उस पर गिर गई, तो लौट के सेटेलाइट तक नहीं जाने देगा, पानी उसको पी जाएगा। तो सेटेलाइट पर जाएगा काला इंप्रेशन, जीरो, जीरो या वन, कुछ उसको डीएन वैल्यू मिलेगी पानी की, और ये थोड़े थोड़े 2-5 नंबर के रिफ्लेक्शन पहुंच जाएंगे वहां पे। तो ये जो एक्सट्रीम गुण है इसका, इंफ्रारेड का, ये दूध का दूध और पानी का पानी बोलते हैं, ये करेगा वेजिटेशन का वेजिटेशन और पानी का पानी। तो वेजिटेशन जो है वो क्योंकि 50% तक रिफ्लेक्ट किया तो डीएन वैल्यू भी ज़्यादा मिलेंगी, बजाय नॉर्मल ट्रू फोटो के। और 50% तक रिफ्लेक्शन को हमने इधर कैच कर लिया और पानी के इसको कैच कर लिया, तो जो हमारे पास जो फाइनल इमेज जो बनेगी इंफ्रारेड में, उसमें जो वनस्पति के जो पिक्चर आएंगे, ये इंफ्रारेड की पिक्चर है। ओके, ये तो ब्लू की पिक्चर खींची, ये ग्रीन बैंड की, ये रेड बैंड की, एक ही जगह की है ये इंफ्रारेड। ब्लू में देखो थोड़ा थोड़ा पानी इसने रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे पानी पूरा पी गया इंफ्रारेड को, तो काला काला दे दिया। इधर ब्लू ने थोड़ा सा वनस्पतियों के जगह पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया, ग्रीन में अच्छा रिफ्लेक्ट हुआ थोड़ा, मगर इंफ्रारेड में जहाँ पे डेंस वनस्पति है वहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ। और ज़्यादा रिफ्लेक्शन वालों को, ज़्यादा नंबर वाले जगह को ब्लैक एंड वाइट में सफ़ेद एरिया देते हैं, और इसको काला एरिया देते हैं, कम कम वैल्यूज वाले को। तो जब इसको हम मिक्सर कर देंगे इन तीन का, इसको छोड़ देंगे ब्लू वाले को, अगर हमको सच्ची पिक्चर बनानी है, ट्रू कलर कंपोजिट, तब तो हम इसको 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 और इसको मिल करके
फ्यूजन कर देंगे। ये वही है जैसे हमारी आंख देखती है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर में, और हमारे पास में एक सच्ची पिक्चर आ जाएगी जो बता देगी पानी कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। मगर पूरा मजा नहीं आता इसमें। जब हम इंफ्रारेड के इस गुण को काम में ले लेते हैं तो हमारे पास में शार्प डिफरेंसेस आते हैं वनस्पति एरियाज के और पानी एरियाज के। तो मगर अब इसमें कलर क्या डालें? अब ये तो है नहीं ब्लू ग्रीन रेड, तो इसमें क्या पड़ेगा? तो इसमें क्या होता है कि लाल रंग का हमारा सिग्नल होता है ना, जैसे ट्रैफिक का लाल रंग का क्यों रखते हैं ट्रैफिक सिग्नल? क्योंकि लाल रंग हमारी आंख को चुभता है, तो इसको हम दे देते हैं डाई रंगरेज की तरह से लाल रंग दे देते हैं, ताकि हमारी आंखों को चुभे। जहाँ ज़्यादा वनस्पति हो वो ज़्यादा लाल दिखे और हमारी आंखों को चुभे। तो हम विजुअल एनालिसिस से भी उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कंप्यूटर से ही करवाएं, हम आंखों से भी वेजिटेशन के विभिन्न प्रकार निकाल सकते हैं। इसको तो लाल रंग देते हैं, इसको रेड को, इस वाले को हरा रंग देते हैं 0.6 से 0.7, इसको ब्लू रंग देते हैं, और इन तीनों का मिक्सर कर देते हैं। इस ओरिजिनल मिक्सचर के अलावा जितने भी मिक्सचर हैं वो सब फॉल्स कलर कहलाते हैं, और उसमें जो सबसे स्टैंडर्ड फॉल्स कलर वो है जिसमें इंफ्रारेड को लाल देते हैं, रेड को ग्रीन देते हैं, या मैं इसको दूसरे रूप में कहूँगा 0.7 से 0.9 माइक्रोमीटर या 1.1 माइक्रोमीटर के रिफ्लेक्टेंस से बनी हुई जो एनर्जी के रिफ्लेक्टेंस से बनी हुई जो इमेज है इंफ्रारेड की, उसको लाल दे देते हैं। और 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर में जो ऑब्जेक्ट के ऊपर रेडिएशन पड़ा और रिफ्लेक्ट होकर कैमरे तक गया, उसको कैप्चर करके जो ब्लैक एंड वाइट इमेज बनती है उसको ग्रीन दे देते हैं। और 0.5 से 0.6 माइक्रोमीटर में जो एनर्जी आई और इसको वापस से रिफ्लेक्ट किया ऑब्जेक्ट्स ने, मिट्टी ने, पानी ने, वनस्पति ने, और उसको कैमरे ने पकड़ा, उससे जो ब्लैक एंड वाइट इमेज बनी वो उनके तीनों के उसको हमने ब्लू दे दिया, ब्लू रंग रेज दे दिया, और उन तीनों को फ्यूजन कर दिया। अब इसमें जो डीएन वैल्यू कम होंगी वो होंगी कम ब्लू, डीएन वैल्यू की ज़्यादा होंगी वो ज़्यादा ब्लू। इसमें डीएन वैल्यू जो कम होंगी वो कम हरी, जो ज़्यादा वैल्यू होंगी वो ज़्यादा हरी। इसमें जो डीएन वैल्यू कम होंगी जो पानी वाली हैं वो कम लाल, और जो डीएन वैल्यू ज़्यादा है जो वनस्पति वाली हैं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस वाली हैं वो ज़्यादा लाल। तो वो डाई का रंगरेज वाला हिसाब हो जाएगा। और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ आपकी वनस्पति होगी वहाँ पर आपको लाल लाल इंप्रेशन दिखाई पड़ेगा, और जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ पर वो काला, गहरा काला, छिछला पानी, ओछा पानी, गंदा पानी, वो सब आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और वनस्पति के अंदर डेसिडुअस फॉरेस्ट, पेरेनियल फॉरेस्ट, आँख से देख के ही एक स्थिति के बाद में तो ये स्थिति बन सकती है कि आप सैटेलाइट इमेज देख करके बता सकते हैं कि ये गेहूँ उग रहा है या यहाँ पर ये किसी का नई नई खेती करी है कि बाजरा है, आप उसको थोड़ा अच्छे उसमें बता सकते हैं। तो ये जो इंफ्रारेड जो बैंड है जो ये वाला, इसका मतलब ये है, इसका मतलब जस्ट ये नहीं है कि इंफ्रारेड हम देख नहीं पाते और उसने खींच लिया और हमने तीनों को मिला के फ्यूजन कर दिया, उससे क्या फ़ायदा निकला? ये तो हम तीनों का कर ही रहे थे ट्रू कलर कंपोजिट का, अलग से अलग अलग बैंडों में फिर इमेज खींचने की क्या ज़रूरत है? तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जो पृथ्वी के ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे पानी है, ब्लू वाले में तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा, इंफ्रारेड को पूरा पी जाएगा। जैसे कि वनस्पति है, ब्लू वाले को थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा, ग्रीन वाले उस रेंज में थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, रेड वाले को फिर पी जाएगा थोड़ा सा, और इंफ्रारेड में 50% तक निकाल देगा, फिर माइक्रोवेव में फिर नीचे आ जाएगा। तो हमको ये पता नहीं चलता है, और ऑब्जेक्ट विभिन्न तरंग दैर्ध्यों को विभिन्न प्रकार से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। उसके सेल स्ट्रक्चर, पानी, क्लोरोफिल, वनस्पति का बुढ़ापा, मान लीजिए उसमें क्लोरोफिल घट गया तो ग्रीन में कम रिफ्लेक्शन हो गया, रेड में थोड़ा सा बढ़ गया, तो ओवरऑल तीनों के मिक्सचर से पत्ती का कलर कैसा दिखा हमको? ग्रीन नहीं दिखेगा, फिर थोड़ा सा ब्राउनिश सा दिखेगा। तो जैसे सीनेसेंस आ जाता है ना पत्तियों पे, प्लांट जो है जब वसंत का ऋतु आती है उसमें आता है, तो क्लोरोफिल कंटेंट घट जाता है तो ग्रीन का रिफ्लेक्टेंस कम हो जाता है। तो उससे ओवरऑल जो है वो कैसी इमेज आ जाती है? ब्राउनिश सी।
तो ये तीनों कलर की जो रिफ्लेक्टेंस हमारी आंख को आ रही होती है उसका चक्कर होता है। बस यही असली है रिमोट सेंसिंग का, और कोई साइंस नहीं है। इसका असली जो आनंद है वो ये एक ही स्लाइड में है इसके अंदर। बाकी तो सब फिर ये चीज़ें हैं, बैंड के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। कोई मिनरल वाला है तो अलग कॉम्बिनेशन बनाएगा, किसी का इंटरेस्ट अगर सोने चांदी में, वो सोने चांदी के हिसाब से अलग अलग बैंड लेगा। किसी का इंटरेस्ट मान लीजिए समुद्र में काई या उसका सॉल्ट या सैलिनिटी है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले सकता है, मगर वनस्पति और पानी के हिसाब से वही सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो स्पेक्ट रिजोल्यूशन होते हैं किसी के, स्पेशियल रिजोल्यूशन उसका पिक्सल साइज क्या है। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन मतलब कि वो कितने बैंड में देख सकता है। ऐसे हमारे हमारे इंडियन सेटेलाइट का जनरली जो आईआरएस सेटेलाइट है उसमें 4 बैंड है, तो उसका स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन हो गया कि 0.4 से 0.5, 0.5 से 0.6, 0.6 से 0.7, 0.7 से 1.1, और फिर कोई आगे की रेंज है तो उसके कैमरे कितने। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन है मतलब कितने बिट में डाटा ले सकता है, 8 बिट में, 10 बिट में, 12 बिट में। हमारे 8 बिट में लेते हैं। 8 बिट का मतलब है कि 8 बिट में हमारी सूचना अगर है 0101 में 8 बिट में, तो 256 सूचनाएं दे सकता है। तो मतलब एक इमेज में अगर 8 बिट का पिक्चर का वो बिट है, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन है, एक कलर को हम अगर लेंगे तो 256 कलर डिवाइड कर सकता है, उसको 256 डाटा दे सकता है। काला, गहरा काला, सफ़ेद के बीच में 256, हरा, गहरा हरा, पूर्ण हरा, ये हरा। हमारी आंख शायद 15-16 देख पाती है, अगर इसमें अगर आपकी बिट 10 बिट का हो गया तो 1024 कलर कर देगा उसको। टेम्पोरल रिजोल्यूशन जो रिपीट साइकिल है, वो कितने दिन में इतने सैटेलाइट वहाँ पे वापस आए, 27 दिन, 7 दिन, 10 दिन ऐसे। तो ये पीरियोडिसिटी ऑफ डाटा, रेडियोमेट्रिक क्वांटाइजेशन लेवल ऑफ डाटा, ये पीपीटी आपके पास है। मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ, अगर किसी ने डाउनलोड नहीं करी है तो मैंने अलाउ कर दिया इसको। ये इसके एप्लीकेशंस हैं। अगेन ये जो आपका कौन कौन से सेटेलाइट हैं, अभी कुछ सेटेलाइट माइक्रोवेव में भी एक दो छोड़े हैं। माइक्रोवेव की एक खासियत होती है कि बादलों में से पार हो जाता है, तो जो खरीफ सीजन में पिक्चर लेने के लिए यूज होता है, मगर हमारे जनरली तो काम में वो नहीं आता है। अगर उसके लिए अगर ख़रीदना चाहे कोई डिपार्टमेंट डाटा तो खरीफ सीज़न के लिए या बादल वाले सीज़न के लिए तो माइक्रोवेव का डाटा भी ले सकता है। थोड़ा एक स्पेशलाइज साइंस है। ये विभिन्न सेटेलाइट हैं। अब ये इमेजेस हैं, तरह तरह की इम्प्रूवमेंट्स हैं, कैमरे हैं, तो आई थिंक ये तो एक तरीके से 40-50 पिक्चर हैं कि कितने हाई रेजोल्यूशन में हमको कैसा दिखेगा, क्या दिखेगा। Now third one is GPS. कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, NSR प्रसाद साहब का था ये। तो इसको भी मैं डाउनलोडेबल कर देता हूँ। 114 स्लाइड्स हैं इसमें। अगर इसमें भी कोर बात यह है कि पृथ्वी के सेंटीमीटर मिलीमीटर तक की नपती लेने के लिए, जहाँ पर 50 किलोमीटर का तो हमारा नॉर्थ साउथ और इक्वेटर के बीच में गैप है, निश्चित रूप से हमें पृथ्वी को एक फ्रेम में बांधना पड़ेगा पहले, और उसको अर्थ सेंट्रिक होना पड़ेगा उस फ्रेम को, ताकि हम 20,200 किलोमीटर या वहाँ से अगर लोकेशन लेंगे तो हम किसी निकाय निकाय एक सिस्टम को हम बना सकें और उसको प्रिसाइजली बता सकें कि ये सेंटर है इसका, और तुमको इस सरफेस को फाइनल मानना है, और यहाँ से हमको मेजरमेंट देने, रीडिंग देनी। तो वो उसको समझ जाते हैं सेटेलाइट और वो करते हैं। इसमें 24 से 30 सेटेलाइट का एक जाल पृथ्वी के चारों ओर रहता है, और इसमें प्लेयर जो है 4 हैं, मेजर प्लेयर हैं ग्लोबल में। जीपीएस है यूएस का, गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का, ग्लोनास है रसिया का, और बीडो नेविगेशन सिस्टम ये है चाइना का। ये है ग्लोबल, मतलब इनका कवरेज ग्लोबल है, क्योंकि इनके 24 से 36 सेटेलाइट जो हैं 6 प्लेन में 60 डिग्री के एंगल पर झुके हुए वो चक्कर लगाते रहते हैं लगातार, और वो ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि एक चक्कर 12 घंटे में लगे एक सेटेलाइट का, और एक पाथ में 4 से 6 सेटेलाइट घूमते हैं इक्वल डिस्टेंस पे लगभग,
तो 4 से 6 सैटेलाइट 20,200 किलोमीटर में चलते रहते हैं 12 घंटे के चक्कर लगाने के साथ। तो अगर आपका रिसीवर अगर बाहर है तो रिसीवर उसके लोकेशन का उससे सिग्नल जो सेटेलाइट से आते रहते हैं लगातार। एटॉमिक क्लॉक्स रहती हैं सेटेलाइट में। एटॉमिक क्लॉक्स बिलियन के नैनो सेकंड में रीडिंग दे देती हैं, मतलब बिलियंथ ऑफ द सेकंड। तो बिलियंथ ऑफ द सेकंड में वो आंकड़े बताती है। तो वहाँ से सिग्नल आता है, उस पर लिखा रहता है कि मैं कब चला वहाँ से। तो वो आपका जीपीएस रिसीवर है, मोबाइल में भी जो रिसीवर है वो भी अच्छे क्लॉक रहते हैं। तो वो एटॉमिक क्लॉक का वो डाटा बता देता है कि मैं वहाँ से कब चला था। और इसके टाइम से वो सिंक्रोनाइज, जीपीएस टाइम से सिंक्रोनाइज रहते हैं ये भी। तो ये बता देते हैं कि तू भैया अब आया है। तो मान लीजिए इतने नैनो सेकंड का गैप रहा, तो प्रकाश की गति से आया। तो प्रकाश की गति से आया तो तेरी वहां से रेंजिंग रॉड जैसे होती है ना, एक लंबाई, एक एक्सिस कितनी हो गई। ऐसे अगर 4 समीकरण बन जाएंगे मेरे पास में प्रकाश की गति से आए हुए सिग्नल के, तो सिग्नल का डाटा बता देता है कि मैं वहां से जब चला था। तो प्रकाश की गति से गुणा कर लेता है और उसको टाइम के हिसाब से लंबाई निकाल लेता है। 4 सैटेलाइट अगर दे देते हैं तो 4 इक्वेशन मेरे पास इसमें हो जाती है। तो मैं 3 डाटा लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड बना देता हूँ, उसमें मेरा रिसीवर बना देता है। तो जनरली जो हैंडहेल्ड जीपीएस ये होते हैं 4 समीकरणों से काम चला लेते हैं और अपना 5 से 10 मीटर की एक्यूरेसी दे देते हैं। मगर मेरे पास अच्छे अगर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हैं तो जिस कैरियर पर चल के जो वो डाटा आया वो भी प्रकाश की गति से आया, वो L1 L2 फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो L1 पे चल के आया तो L1 कोर्स एक्विजिशन वो कोड फ्री है। अगर ये L1 की रीडिंग को भी पढ़ लेता है कैरियर की को भी, तो इसको 4 सैटेलाइट से 4 और रेंजेस मिल जाती है। तो वो भी प्रकाश की गति से आते हैं, तो उनको पढ़ लेता है तो इसको 8 समीकरण मिल जाते हैं, तो और एक्यूरेट हो जाता है। फिर कुछ मिलिट्री सिग्नल्स हैं, वो भी अगर ये पढ़ लेता है तो और इम्प्रूव हो जाता है, तो कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। फिर आती है एक डिफरेंशियल टेक्निक। अगर अगर मेरे पास में 2 इंस्ट्रूमेंट हैं और एक ही सैटेलाइट से सिग्नल दोनों सब जगह फैलेगा, तो उसने भी पकड़ा वही सैटेलाइट का सिग्नल और दूसरे ने भी पकड़ा सैटेलाइट का सिग्नल, और ऐसे 4 से ये पकड़ रहा, उन्हीं 4 सैटेलाइट से इसने पकड़ा है, 8 से ये पकड़ा, उन्हीं 8 से इसने पकड़ा। तो बहुत सारी जो एटमॉस्फेरिक एरर और डिफरेंट टाइप की जो एरर है, क्लॉक की एरर है, कुछ भी एरर है, ये दोनों मिलकर के उसे नलीफाई कर देते हैं। क्योंकि डाटा सेम है, एट ए टाइम एग्जैक्ट उसी एटॉमिक क्लॉक से सेम डाटा निकला, एक उसने पकड़ा, एक उसने पकड़ा, एक उसने पकड़ा, एक उसने पकड़ा, सेम सेटेलाइट होने चाहिए। तो वो दोनों दोनों को पकड़ लेंगे। दोनों पकड़ लेंगे तो उनका, क्योंकि बेसिक डाटा एक ही है, तो वो दोनों उसको डिफरेंस कर करके उसके अंदर से एरर को मिनिमाइज कर देते हैं। तो जो एरर 1-2 मीटर की होती है वो सेंटीमीटर मिलीमीटर पे चली जाती है, उसे डिफरेंशियल टेक्निक होता है। तो ये आपके जीपीएस के ये मेन है, हिस्ट्री वगैरह है। फायदा ये है कि इसमें लाइन ऑफ साइट की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं ये कल बताने की कोशिश करेंगे, जो भी इसमें और आगे आएगा कि जीपीएस के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो काम में ले सकते हैं। इसमें लाइन ऑफ साइट नहीं चाहिए होती है, तो ये एक फायदे की बात है। ऐसे सेटेलाइट के जाल काम है। 24 से 36 सेटेलाइट तो केवल जीपीएस के हैं, अगर ग्लोनास वलोनास को जोड़ देंगे तो और भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर ये आपके अगर अगर सारे सिग्नल्स को ऐड कर देंगे तो एट ए टाइम 90 से 120 सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे होते हैं, ये जो ग्लोबल रेंज के। मगर इंडिया ने जैसे हॉस्टाइल कंडीशन में शायद ये देखा, इट इज़ नॉट ऑथेंटिक, कि कोई भी देश अपना एरर डाल सकता है किसी एक देश के लिए। तो हमारे तो आजकल गोले वगैरह भी छूटते हैं, तो इसके बेस पे छूटते हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, तो बहुत बड़ी ड्रास्टिक वो भी हो सकते हैं। इंडिया ने एक अपना सिस्टम भी डिज़ाइन किया है, वो रीजनल लेवल का है। किसी ने शायद क्वेश्चन पूछा भी था, IRNSS बोलते हैं उसको, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसमें और उसमें अंतर यही है, उसको नाविक भी बोलते हैं, कि वो 7 सैटेलाइट से है, ये 24 से 30 सैटेलाइट से। वो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे रहते हैं 7 सैटेलाइट, तो वो 24 घंटे में घूमते हैं, तो ऐसा लगता है वो इंडिया और आसपास के कंट्री को ही देख रहे हैं, तो उसी को ही देखते रहते हैं। तो वो काम करते हैं इंडिया रीजन के ऊपर।
तो वो 36,000 किलोमीटर पर है, ये 20,200 किलोमीटर पर है। ये बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन भी दे देते हैं। इंडिया वाला अभी 10 मीटर तक पब्लिक में एक्यूरेसी दे पाता है, मगर अभी शायद पब्लिक इंस्ट्रूमेंट उसमें बने नहीं है, मोबाइल में अभी आया नहीं है, डोंगल्स अभी बने नहीं है। सोच रही है हमारी सरकार, और देखेंगे। तो वो 7 सैटेलाइट पे आधारित है, ये 24 से 30 सैटेलाइट पे आधारित है। इसमें सैटेलाइट 12 घंटे में चक्कर लगा रहा है, उसमें 24 घंटे में लगा रहा है। इंडिया के ऊपर है तो इंडिया भी 24 घंटे में घूम रहा है, तो वो ऐसा लगता है कि जियो स्टेशनरी है। तो ये आपका जीपीएस की कहानी है। ये आपके कॉन्स्टलेशन है इसका। ये एक्चुअली इस तरीके से घूमता है आपके, तो जो लाल लाल है वो एक्चुअली आपका रिसीवर पकड़ पा रहा है, पीछे वाला को नहीं पकड़ पा रहा। तो ये मतलब लब्बे लो आप, सीधी सी बात ये है कि एक तो रेफरेंस फ्रेम है पृथ्वी का, जो कि WGS 84 है, जिसकी गणना है। ये केंद्र है, ये जेड एक्सिस है, केंद्र से नॉर्थ पोल को मिलाने वाला। ये एक्स है, वाई है, इसके सेमी मेजर ये है, सेमी माइनर ये है, और ये इसके मेन, ये तो इसका होगा सिस्टम। और पृथ्वी पर करीब 1500 स्टेशन है, उनको लगातार सैटेलाइट नापते रहते हैं उनकी प्रिसाइज लोकेशन को, और वो अपनी लोकेशंस को वापस से फीडबैक करते रहते हैं सैटेलाइट को थ्रू कंट्रोल स्टेशन। तो ये सिस्टम जो WGS 84 का या ITRF का दिनों दिन विकसित भी होता जाता है, तो उन्हीं से लेना और उनको ही फिर वापस दे देना, तो रिफाइंड इंफॉर्मेशन भी होती रहती है। तो पहला तो हो गया सिस्टम, उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क, और दूसरा हो गया उसका फिर पॉइंट्स का जाल। तो पृथ्वी पर करीब 1500 विभिन्न रिसर्च स्टेशन पॉइंट्स के जाल हैं, जो WGS 84 को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक एक रेफरेंस फ्रेम हो गया WGS 84, और बाकी के ITRF को भी काम में लेते हैं, इंटरनेशनल टेरेस्ट्रियल रेफरेंस फ्रेम, जो इससे भी इम्प्रूव्ड है। और एक हो गया सैटेलाइट का जाल, और एक हो गए आपके सिग्नल्स कोड, जिनमें कि ज़्यादातर टाइम लिखा रहता है, सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, सैटेलाइट की लोकेशन क्या है अंतरिक्ष में, और वो सारे समीकरणों से हमारा मोबाइल कर लेता है। हमारा मोबाइल तो केवल CA कोड पढ़ पाता है, जिसमें केवल टाइम होता है कि कब चला कब आया, मगर बाकी चीज़ें भी होती हैं। जिसमें बैठ के आया सिग्नल, वो भी एक डाटा है, उससे भी समीकरण बन जाता है। जो सिग्नल आया उसके ऊपर बैठ करके उससे भी एक समीकरण बन जाता है, उनको ऑब्जर्वेबल्स बोलते हैं। तो जितने सूत्र ज़्यादा मिलते जाएंगे उतनी एक्यूरेसी इंप्रूव होती चली जाएगी। इससे बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल टेक्निक और आपके कॉस्ट, और उससे इंस्ट्रूमेंट के रिसीवर की कैपेसिटी, उससे मिलीमीटर सेंटीमीटर तक भी जा रहे हैं। तो ये एक उनका जाल है। चार इसके प्लेयर हैं, रीजनल सिस्टम्स भी हैं, इंडिया का अपना रीजनल सिस्टम है, चार ग्लोबल सिस्टम है। तो बेसिकली इसको GNSS बोलेंगे, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अगर आप केवल GPS बोल रहे हैं तो इसका मतलब है आप USA की बात कर रहे हैं, और उसके जो 24 से 30 सैटेलाइट हैं उनकी बात कर रहे हैं। मगर यदि आप GNSS बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो रिसीवर है वो GPS के अलावा भी पकड़ रहा है, या तो ग्लोनास को पकड़ रहा है, बीडो को पकड़ रहा है, या गैलीलियो को पकड़ रहा है, तो वो GNSS हो जाता है। मतलब वो है तो हर एक ही GNSS है ये, मगर अलग अलग कंट्रीज में उनके नाम दे रखे हैं। तो US वाले को GPS है, तो अगर कंबाइंड में काम करते हैं तो उन सिस्टम्स को ज़्यादातर DGPS को या उन हाई एंड रिसीवर्स को GNSS रिसीवर बोलते हैं। तो ये आपका हो गया आपका सेगमेंट है इसके, स्पेस में जो हो रहा है उसको स्पेस सेगमेंट बोल दिया। इसके 15-16 ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, वो सेटेलाइट की हेल्थ चेक करते रहते हैं। टाइम टू टाइम अगर कोई सेटेलाइट खराब हो जाता है तो समुद्र में डाल देते हैं, वापस दूसरा छोड़ देते हैं। कभी कभी पूरे सबको ही बदल डालते हैं, दूसरा पूरे 24-24 30-30 दोबारा सेटेलाइट छोड़ देते हैं। US ने शायद थर्ड टाइम इसको इम्प्रूव किया है, तो उसको बदलते रहते हैं वो। तो एल बैंड की फ्रिक्वेंसी के अंदर ये नीचे सूचना आती है, जिसमें कैरियर फ्रिक्वेंसी और ये सारी फ्रिक्वेंसी रहते हैं। और एस बैंड में जो है माइक्रो हर्ट्ज अलग अलग होते हैं। तो ये ज़मीन वाले जो जो हमारे स्टेशन है, मॉनिटरिंग स्टेशन है, कंट्रोल स्टेशन है, वो उससे सूचना ट्रांसफ़र करते रहते हैं।
तो वो चेक करते रहते हैं कि सेटेलाइट कैसा चल रहा है, उसकी क्लॉक ठीक चल रही है क्या। एटॉमिक क्लॉक होती है वैसे तो, और बिलियंथ ऑफ सेकंड के लेवल पे काम करती हैं। और फिर यूजर के एंड पर आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। L1 और CA को काम में लेकर के आप कुछ भी करें, वो तो फ्री है। आपका रिसीवर के ऊपर है कि वो क्या पकड़ पाता है, क्या कर पाता है। L2 L5 और प्रिसीजन कोड है, पी कोड है, PY कोड है, मिलिट्री कोड्स हैं, उनको पकड़ने के लिए आपको ट्रिम्बल और जो आपके लीका और टॉम टॉम और दुनिया भर की कंपनियां हैं, वो उनको पैसा दे के रखते हैं। तो हमारे रिसीवर में उनकी डिक्रिप्ट कीज होती हैं, तो वो उसके सिग्नल को डिक्रिप्ट कर देते हैं और उनको ज़्यादा सूचना मिल जाती है। और डिफरेंशियल टेक्निक काम में लेकर के वो ज़्यादा नंबर ऑफ कैलकुलेशन करके उसको एनहांस कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। 5 से 10 मीटर तो आपको अपने मोबाइल में खाली CA कोड से, कोर्स एक्विजिशन कोड या फ्री कोड जो होता है उससे मिल जाता है। या उसमें कुछ करना ज़्यादा नहीं होता, टाइम का हिसाब होता है। सेगमेंट्स हैं, स्पेस सेगमेंट है, और ये सारी चीज़ें कंट्रोल स्टेशन हैं इसके। ये खाली GPS के हैं, और चीज़ों के भी होंगे। ये इनके मेक एंड मॉडल्स हैं, इंक्रीजिंग GPS, डिफरेंशियल GPS, ये सब है। तो ये हुआ आपका एक तरीके से रिकैप। 4 सैटेलाइट क्यों चाहिए, ये थोड़ा आप देख सकते हैं। मिनिमम आपकी लोकेशन बताने के लिए एक सिस्टम के अंदर अगर आपका मोबाइल 3 सिग्नल पकड़ रहा है, GPS, ग्लोनास और बीडो, और 9 सैटेलाइट इसमें आ रहे हैं। 3 आ रहे हैं उससे GPS से, 3 ग्लोनास से, 3 आ रहे हैं बीडो से, मगर ये लोकेशन नहीं बता पाएगा। इसको एक सिस्टम से 4 चाहिए। तो जैसे ही एक सिस्टम से 4 मिलेंगे उसके आधार पर लोकेशन बता देगा। फिर दूसरे सिस्टम के 4 मिलेंगे तो और थोड़ी एनहांस हो जाएगी, और तीसरे से मिलेंगे तो और थोड़ी एनहांस हो जाएगी। तो आपस में एक दूसरे सिंक्रोनाइजेशन में काम नहीं करते हैं। GPS अपनी अलग कहानी से काम करता है। घूम तो पृथ्वी के चारों ओर ही रहे हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं अभी अंतरिक्ष में। एक आध दो वेबसाइट है शायद उन्होंने रवि बाबू मंडला साहब ने आपको एक साइट बताई थी, तो उसमें आपने देखा कि लाखों सैटेलाइट अभी अंतरिक्ष में हो गए। तो लाखों तो शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया होगा, मगर एग्जैक्ट उसमें गणना करके है उसमें कि कितने सैटेलाइट हैं। मगर पूरा अंतरिक्ष बहुत बुरी तरह से 500 से 1000 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स बन रहे हैं। तो 4 सैटेलाइट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें दो अगर मान निकालने हैं तो दो समीकरण चाहिए। एक मान निकालना है, एक्स निकालना है तो एक समीकरण चाहिए। एक्स वाई निकालना है, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड चाहिए तो दो समीकरण, 2 सैटेलाइट चाहिए। 3 निकालने तो 3 चाहिए। और अगर टाइम भी चाहिए मेरे को उसके साथ में, टाइम के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, तो मेरे को 4 सैटेलाइट चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मेरा समीकरण नहीं बनेगा। ये इसका वैसे एक समझने के लिए इंटरप्रिटेशन, कहानी वही है कि 4 सैटेलाइट मिलकर के ही बत्ती जलाते हैं। ये इसके भैया सारे समीकरण मिल गए, ये है। मगर एक्यूरेसी एनहांस होती है फिर सिग्नल के कैलकुलेशन से, और उसके डिफरेंशियल टेक्निक से, एटमॉस्फेरिक कलेक्शन से, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। मगर 5 से 10 मीटर अगर आपका टारगेट है तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी साधारण एंड्रॉयड GPS से आप काम कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। मगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा इसके जो पॉइंट है वो हिलता रहता है काफ़ी, स्टेबिलिटी कम है पॉइंट में। मगर हिलेगा कितना, वही मतलब कि वो 5 मीटर 10 मीटर के आसपास ही घूमेगा। आप पॉइंट ले लेंगे तो फिर वो घूमता रहेगा इधर उधर, उससे क्या, आपने पॉइंट ले लिया। मगर 2 3 5 मिनट के बाद में, एकदम से नहीं। आपने शुरू किया और जैसे ही दिखा कि हाँ आ रही है लोकेशन आ रही है और ले ली, नहीं, उसको शुरू करें 5 10 मिनट के बाद में, क्योंकि वो एक ही जगह की हर सेकंड पे लॉगिंग कर रहा होता है। तो जब वो 10 20 लॉगिंग कर लेता है तो उनके एवरेज से आगे बढ़ता है, पिछले एक्यूरेट से और आगे अच्छा एक्यूरेट जाता है। तो रिडंडेंसी आती है डाटा की, तो डाटा रिडंडेंसी आ जाएगी जब उसमें 10 20 आ जाएंगे उसके अंदर इपोक, या उसको बोलेंगे इंस्टेंसेस। तो फिर उनके एवरेज से जो लोकेशन बनाएगा
फिर वो अच्छी लोकेशन बाद में लेगा। बहुत ज़्यादा एक लिमिट के बाद फिर वो नहीं कर पाता, आपको दिख जाएगा कि अब इसकी हो गया काम, अब इससे अच्छी नहीं मिल रही, अब इसमें रीडिंग लेना शुरू कर दो। और आपके बिल्डिंग के ऊपर और ट्री डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये हुआ। तो अभी हम आज की बात करें 10 मिनट में, मैं सोचता हूँ इसको 4:30 पे ख़त्म कर देंगे। और मैं आज सोच रहा हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा क्विज वगैरह भी नहीं रखेंगे। आपका यूजर्स की अटेंडेंस कितनी है? 40। वेरी गुड। तो आज मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, कुछ यूजर प्लेटफॉर्म की जिनमें कि आप आपको फ्री की सपोर्ट्स वगैरह मिलेंगी। कैसे कैसे मिलेंगी वो देखिए आप। तो आपने ये तो डाउनलोड कर लिया होगा, ये आपका इंट्रोडक्शन वाला जनरल लर्निंग रिसोर्सेज। कोई मैसेज में बोलेगा कि ये डाउनलोड तो हो गया होगा ना सबको? प्लीज से यस इन द मैसेज, एनीवन? ओह, बस 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 बस। वन इज सफिशिएंट। ओके, सो and now I will take you to all these things one by one. तो मैं अपना डेस्कटॉप शेयर करता हूँ। So now hopefully you are able to see my desktop. Please say yes in that, in chat box. Okay, okay, that's all. No, ये मेरा डेस्कटॉप है भाई, ये देख पा रहे होंगे आप? ओके ना? हाँ, आप यही देख रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी आप डेस्कटॉप नहीं देख रहे। ये पहले आप केवल इतना देख पा रहे थे, इसका बीच बीच का मुखड़ा मुखड़ा। अभी पूरा अंतरा गाना सब आएगा। ओके, तो मैं ये कुछ प्लेटफॉर्म आपको बता दूं। सबसे बढ़िया मेरे को प्लेटफॉर्म लगा है इस दुनिया में भारत के हिसाब से, वो है, हमारे एक मित्र हैं, वो गूगल में काम करते हैं। आप उनके न्यूज़लेटर से भी जुड़ सकते हैं, उसी के अंदर ऑप्शन भी रहेगा। अ, वो है आपका QGIStutorials.com। ओके, मैं आपके मैसेज बॉक्स में डाल देता हूँ। ये आपको बेसिक इंटरमीडिएट से लेकर के एडवांस की तरफ ले जाता है। और एंड नाउ डेज ही इज हैविंग सम पेड कोर्सेज आल्सो ऑनलाइन, मगर वो थोड़े एडवांस किस्म के हैं। मैं भी इनको ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो 2 दिन के ही मान लो आपसे 10,000 रुपये ले लिए उन्होंने। और इट रिक्वायर्स ए प्रीवियस नॉलेज ऑफ मैनी थिंग्स। वो आपके पास नहीं है, आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया एडवांस नेचर का, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसमें ट्यूटर की भी कोई गलती नहीं होती है। तो ये फ्री का कोर्स है। तो इसमें आप, उनका नाम है उज्जवल गांधी, और उनको आप लास्ट में मैसेज भी कर सकते हैं जो भी आपका ट्यूटोरियल होता है। तो जैसे बेसिक जीआईएस ऑपरेशन, पहले इंट्रोडक्शन है, इसमें एक एक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसकी खासियत ये है, ये जनाब उज्जवल गांधी जी हैं, ये हमसे नई आईडी में आके मिले भी हैं, कई जगह कॉन्फ्रेंस में भी मिले। ही इज जस्ट वेरी यंग एज पर्सन, and he is very happily working in Google as a permanent employee. और but out of his charity time he is developing QGIS tutorials. अब इसमें एक खास बात ये होती है ऐसे ट्यूटोरियल डिजाइन करने में, कि सॉफ्टवेयर का वर्जन बहुत तेजी से चेंज होता है। तो इट इज़ नॉट ए वन टाइम जॉब। तो वो जो कर रहे हैं, वो इसलिए मैं उसको एक ग्रेटनेस मानता हूँ कि आपको ये करना ही नहीं है। जिस दिन QGIS 4 आ गया, तो आपको सारे ट्यूटोरियल फिर बदलने भी पड़ते हैं। तो इट इज़ नॉट एन इजी टास्क। तो आ, उनका क्या है कि जैसे आपने ये इंट्रोडक्शन तो मैंने देखा नहीं, आप देख लें एक बार। एक तो वो आपको डाटा सोर्स बताते हैं, ठीक है, कि ये तो आपके बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि आपके QGIS क्या है, उसके लर्निंग रिसोर्सेज क्या है, और ये है। मगर मेकिंग ए मैप, यहाँ से शुरू करते हैं।
आप ये सारी एक्सरसाइजेस को बेसिक एक्सरसाइज ले सकते हैं QGIS में। वो क्या है कि आपको एक डाटा सोर्स बताएंगे कि पहले तो आप इस एक्सरसाइज का डाटा यहाँ से डाउनलोड कर लो, डाउनलोड द नेट। तो फिर उसके बाद जो प्रोसीजर में जितना भी डाटा काम में आएगा वो वही डाटा होगा। तो कहने का मतलब आपको एक तरीके से ये लर्निंग बाय डूइंग एक्सरसाइजेज हैं। तो बेसिक मैप बनाने के बाद है तो आपको वो डाटा ले लेंगे और इसका कहाँ कहाँ पर क्या क्या आपको करना है वो सब बता देंगे। सिंपली इट इज़ ए मेकिंग ए मैप। इसमें ज़्यादातर जगह तो इनके स्क्रीनशॉट में घेर रखी है, बाकी आप इसको करके एक शुरुआती एक बेसिक चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं और आपका धीरे धीरे QGIS पे हाथ बैठता चला जाएगा। तो इसकी जो सबसे अच्छी खासियत यह है, इट इज़ ऑन द लेटेस्ट वर्जन। दूसरी खासियत यह है कि आप उनको क्वेरी भी पोस्ट कर सकते हैं। हालांकि ही इज़ अ वेरी बिजी पर्सन, ही इज़ हैविंग ए 3000 to 5000 स्टाफ अंडर हिम, he is handling the mapping division of Google in India through Bangalore। तो बहुत से एक्सेंचर वगैरह कंपनी से और जहाँ से उनके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, गूगल के रेगुलर एम्प्लॉय तो 10-20 ही होंगे इंडिया में, तो उनमें से एक ये है। मगर जो और जिनके पास एक जो पूरी मैपिंग की जो फौज है उसको भी हैंडल ये करते हैं, तो इनसे आप क्वेरी कर सकते हैं सीधे और क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। डाटा आपको मिलेगा वही जिस पर आप काम करेंगे और एक एक करके आप धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को पूरा कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। देन वर्किंग विद एट्रीब्यूट्स, importing spreadsheet to CSV file, basic vector style, calculating line length। I think after doing this मैं नहीं सोचता हूँ आप शायद हमें भी कुछ बता सकते हैं उल्टा। तो ये ले सकते हैं। फिर आपके इंटरमीडिएट जीआईएस ऑपरेशन है, एडवांस जीआईएस ऑपरेशन है, नेटवर्क एनालिसिस है, पाइथन स्क्रिप्टिंग है और वेब मैपिंग है। ये बहुत एडवांस लेवल पे चले जाएगी। एडवांस के बाद जो फिर यहाँ से ऊपर तो सब बहुत ज़्यादा एडवांस है। ओके, इसमें आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक, मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इनका एक फॉलो कर सकते हैं उनको आप, न्यूज़लेटर इनका ज्वाइन कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ दे करके उनका न्यूज़लेटर मेलिंग लिस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वो टाइम टू टाइम वो अभी क्या कर रहे हैं दुनिया में, क्या उनका नया इनिशिएटिव है, वो आपको वीकली या मंथली न्यूज़लेटर से अवगत कराते रहेंगे। दूसरा इसकी जो हेल्प है वो इसकी साइट के ऊपर है, QGIS.org में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जब आप जाते हैं, इसका मेन साइट है QGIS.org, इसकी बेसिक साइट है। डॉक्यूमेंटेशन में जब आप जाते हैं तो इसके अंदर फॉर यूजर्स, डॉक्यूमेंट राइटर और डेवलपर ये तो थोड़ी एडवांस बातें हो जाती है। यूजर के लिए तीन चीज़ें हैं। एक तो है किताब, यह है ए जेंटल इंट्रोडक्शन इन GIS। एक है आपका ट्रेनिंग मैनुअल जिसमें कि एप्लीकेशन है कुछ, शायद कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड भी है। तो QGIS काम में लेकर के कुछ केसेस हैं। एक है मेन यूजर गाइड, मैं इसे QGIS की बाइबल भी बोलता हूँ। तो ये तीनों ही अभी HTML फॉर्मेट में है, PDF में नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बदलती ही रहती हैं, बदलता रहता है, इसका वर्जन भी बदलते रहते हैं इसके। और वो यूजर गाइड भी दुनिया के हजारों लोगों के द्वारा ऑनलाइन अपडेट करती रहती है, करी जाती है। तो यूजर गाइड इज ए बाइबल। इसमें QGIS का ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके माइन्यूट से माइन्यूट बारीकियां इसके अंदर नहीं समझाई। ठीक है, जैसे कि मैं जाता हूँ सीधा एक्सप्लोर डाटा एंड कंपोज मैप, यहाँ से भी जा सकते हैं आप, या इसके अंदर से यहाँ से भी जा सकते हैं। एक्सप्लोर डाटा एंड कंपोज मैप सीधा उस पेज पर ले जाएगा आपको, और फिर आपको उसके जो महान से महान सूचना होगी वो उसमें मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया हुआ है ये डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट प्रीवियस भी कर सकते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट वगैरह भी देते हैं। जिन्होंने इसको टूल को बनाया होगा तो ये उनके द्वारा अपडेट किया जाता रहता है। ओके,
तो इसके एक एक टूल के ऊपर आप अंदर जा करके इसके जानकारियां ले सकते हैं, है ना। तो ये आपको बताता है, ये है इसकी बाइबल, सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर इसके शुरू के अगर आपने 100 पेज भी स्टडी कर लिए तो यू विल बी ए बेटर एक्सपर्ट ऑफ QGIS देन अस। ओके, दूसरा है ट्रेनिंग मैनुअल। इसको मैं ढंग से नहीं समझ पाया हूँ, मगर इसके अंदर यूज केसेस ज़्यादा हैं। ओके, तो इट इज़ बेस्ड ऑन सम ट्रेनिंग कोर्स, कहीं पे दिया होगा, और फिर उसके ऊपर उन्होंने एक्सरसाइजेस बनाई हैं और उनके ऊपर फिर उन्होंने काम कराए हैं, उसी को शायद उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो इसको आप देख सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है बुक। अगर कोई व्यक्ति QGIS में साथ साथ GIS में भी इंटरेस्टेड है, दोबारा सुनिए, QGIS के साथ साथ GIS सीखने में भी इंटरेस्टेड है, तो QGIS इज ए टूल, GIS इज ए साइंस, GIS इज ए टेक्नोलॉजी। तो वो इस बुक में जा सकता है। तो उसमें जैसे बफर एनालिसिस आपने करी, बफर एनालिसिस क्या है, कर तो देगा QGIS। जैसे कि आपने इंटरपोलेशन किया, IDW से किया, किर्गिंग से किया, तरह तरह के मेथड से किया, मगर IDW क्या है, इनवर्स डिस्टेंस बेटिंग क्या है, किर्गिंग क्या है। तो इसमें GIS सिखाया गया है QGIS की सहायता लेते हुए। टूल काम में लिया है QGIS, मगर बेसिकली द सब्जेक्ट इज द GIS, ए जेंटल इंट्रोडक्शन टू GIS। तो आपको तरह तरह के डाटा, रास्टर, वेक्टर, फर्दर रीडिंग, धीरे धीरे चैप्टर वाइज आपको इसमें ये बताते हैं। GIS, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, उनके टोपोलॉजिकल एरर, उनके क्या मतलब है, और ये सारी चीज़ें, पॉलीगन के अंदर पॉलीगन आएगा तो उससे कोई एरर आएगी क्या, क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा टूल पे अभ्यस्त हो जाइए, मगर आप GIS सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस बुक का अध्ययन करेंगे तो आप QGIS को GIS के सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और GIS की जो बारीकियां हैं, जो डाटा स्ट्रक्चर है, वो सब है, वो इसमें से आप सीख सकते हैं। इट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ QGIS। एक है आपका सीखने के लिए, करने के लिए, एक है आपका QGIS स्टेक एक्सचेंज, एक वेबसाइट है ये। ओके, इसके अंदर आपके QGIS का टैग है। ओके, अलग अलग इसमें ArcGIS भी है, पाइथन भी है, सारे हैं। तो GIS स्टेक एक्सचेंज तो आपको आ, आ, जो इसरी का जो है ArcGIS, उसके बारे में बताता है, बहुत बताता है। तो आप टैग्स में जाकर के या तो सीधे क्वेश्चन यहाँ पे बता सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो अगर आपको आंसर किसी ने पहले भी उस पर कोई डीलिंग कर रखी है तो वो आ जाएगा डायरेक्ट। अगर उससे आप संतुष्ट नहीं है तो नया क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। टैग्स में जाएंगे तो आपको QGIS मिलेगा, और बहुत सारे GIS से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं उनके टैग्स मिलेंगे। QGIS में चले गए तो फिर आपका क्वेश्चन QGIS में ही जल्दी से आंसर मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इसकी सिंटैक्स और उसकी फिल्टरिंग आसान हो जाएगी। तो इसके अंदर फिर जाकर के आप आस्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो आपका क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्टली यूज्ड प्लेटफॉर्म। स्टेक एक्सचेंज के आपके लैंग्वेज स्टेक एक्सचेंज भी है, और बहुत सारे हैं। तो स्टेक एक्सचेंज एक बहुत बड़ा शायद कोई प्लेटफॉर्म किसी ने डेवलप किया है, उसमें से GIS स्टेक एक्सचेंज एक है। ये हो गया आपका QGIS बेस्ड हो गया। और एक है आपका ये उज्जवल गांधी जी वाला। एक है HK सोलंकी का लिंक्डइन पे एक ग्रुप है। अगर आप लिंक्डइन पे अगर आपकी आईडी है तो उसके अंदर आप ऊपर यदि माई GIS टाइप करते हैं सर्च में, और उसके ऊपर या तो नीचे आ जाएगा माई GIS ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स या ट्रेनिंग, तो ये ग्रुप आ जाएगा। इस ग्रुप में भी हालांकि ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, मगर मैं सोचता हूँ कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो यहाँ पर आपको एक ज्वाइन ऑप्शन आएगा, वो आप भेज देंगे, मैं उसे ज्वाइन रिक्वेस्ट डाल दूंगा, तो आप
394 के बाद 395 मेंबर हो जाते हैं। ये भी आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही है शायद, रणथंभौर में जो शेरों का एक जो एनजीओ है उसमें, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, सुब्बू कुछ ऐसा नाम है, सुब्रतो। और आपके बहुत सारे साथी इसमें हैं, इस लिंक्डइन के ग्रुप में। आप भी अपने ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन इज ए प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट। तो इसमें 394 मेंबर हैं। इनकी खासियत और सिमिलरिटी एक ही है, इन्होंने कभी ना कभी हमारे साथ कुछ समय एज ए ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स बिताया हुआ है, इसलिए ग्रुप एक्सक्लूसिव ग्रुप है। इसमें हर किसी को ज्वाइन करने की परमिशन नहीं है। ओके, तो इसमें जो भी लोग हैं वो सब पूरे इंडिया से, अलग अलग स्टेट से हैं, और वो उनका एक बेसिक वो है, उन किसी ने फिर वो बाद में जी जी ट्रेनिंग छोड़ के, अपना डिपार्टमेंट छोड़ के अगर कोई और कॉरपोरेट ज्वाइन कर लिया है तो वो इसके मेंबर रहते हैं। तो हो सकता है कि आज की डेट में वो कहीं और फील्ड में हो, मगर ट्रेनिंग उन्होंने जरूर की है। तो आप इसमें ज्वाइन रिक्वेस्ट देके इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। एक QGIS का सबसे बड़ा यूजर ग्रुप है पूरी दुनिया में यूजर्स का, उसमें करीब 10-15 हज़ार यूजर्स हैं। उसको आप यहाँ पर अपना list.osgo.org में जा करके, या गूगल में जा करके अगर आप QGIS यूजर लिस्ट भी अगर आप एक लिखेंगे तो आप ये यूजर लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ये list.osgo पेज। उससे फायदा क्या होगा, आप कुछ मत करिए, आप अपने आराम से बैठे रहिए, केवल जो डिस्कशन हो रहे हैं उन्हें देखते रहिए। आपके पास हर डिस्कशन का मेल आएगा आपके मेल आईडी में, आप देखिए लोग क्या पूछ रहे हैं, उनका आंसर क्या दे रहे हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस वाले ईमेल पर, उसी के थ्रू। तो आप मेंबर हैं तो आपको अपने मेल आईडी पर आंसर मिल जाएगा। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा सीरियस GIS यूजर ऐसा नहीं है जो इसके अंदर मेंबर ना हो। तो आपको आर्काइव क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो आप पहले आर्काइव में देख लीजिए, पहले QGIS यूजर आर्काइव, आपका क्वेश्चन यदि उसमें है तो आप ऑथर वाइज, थ्रेड वाइज, डेट वाइज भी देख सकते हैं। हालांकि इसमें सर्च का ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, जैसे GIS स्टैक एक्सचेंज में सर्च से ढूंढ के दे देता है। अगर ज़्यादातर अगर आपका क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता है तो यूजर आपको बता देते हैं कि आपका क्वेश्चन पहले डील हो चुका है, इसका आंसर ये है। मगर आपके पास उड़ते हुए क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो आपको एक बहुत मदद मिलती है। शुरुआती दौर में हमने इसका बहुत फ़ायदा लिया और हमें बहुत मदद मिली इसकी। अभी समय अभाव के कारण कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हमारे ज़्यादातर हम अपने टेक्निकल और कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, और राह ही दिखा पा रहे हैं। मगर अगर आपने कोई कठिन हमको एक्सरसाइज दे दी तो पता नहीं हम उसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पर आई एम जस्ट जोकिंग, बट it may be a reality also as the time and age passes. We are more proning towards the administrative job than the core job। मगर आपके पास अभी समय है, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास में झील है काम करने की, और आपके पास में ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा है। तो आप इन टूल्स का, इन उपकरणों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करके अपनी नॉलेज को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाइए, और अपने डिपार्टमेंट को अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाइए, और पृथ्वी के फेफड़ों को मजबूत करिए, जंगल को। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन। इफ एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन इज देयर, प्लीज आस्क मी। So for today it is sufficient. I don't think it is requiring any quiz kind of feature, because it is just a recap and मामूली 3-4 चीज़ों का introduction. Tomorrow we may have the quiz. So I hope you are having a good now interaction with the possible tools। इसका वीडियो भी हम शेयर आपको करेंगे ऑन। मैं इसका वीडियो तो मैंने देखिए आपका बनाया तो है, और इसमें मिलना भी चाहिए। नया टूल है, हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।